नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। साल की आखिरी शाम आ गई है दोस्तों, और इस वक्त पूरा देश नए साल के स्वागत की तैयारियों में लगा है। जबकि अभी से लगभग 2 घंटा पहले नए साल का आगाज हो चुका है इस धरती पे। आप जानते हैं, न्यूजीलैंड में सबसे पहले नए साल का आगाज होता है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, और धीरे धीरे भारत की तरफ बढ़ता है। और इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो 7:02 और अभी से ठीक 4 घंटा और 58 बाद अपने देश में भी नए साल का आगाज हो जाएगा। तो तैयारियां जो हैं वो जोर शोर से चल रही हैं चारों तरफ। और दूसरी तरफ सियासी तैयारियां कैसी चल रही हैं, आज की शाम उसी पर चर्चा। और चर्चा ये कि आखिर किसका होगा साल 2024। बीजेपी अगले साल फिर से सत्ता पर अपना नाम लिखाना चाहती है, लेकिन सियासी माहौल बता रहा है कि बीजेपी के लिए इस साल की शुरुआत ही खराब होने वाली है। दरअसल साल के आखिरी दिन कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को महिला सुरक्षा, नारी सम्मान, महंगाई और ईवीएम जैसे मुद्दों पर इतनी बुरी तरह से घेरा है कि बीजेपी के पास बचाव का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 1 नवंबर को सामूहिक दुष्कर्म का भयानक अपराध हुआ था। 1 नवंबर 2023 यानी इसी साल को। अब पता चला है कि इस अपराध के जो दुष्कर्म हुआ, इसके तीनों आरोपी जो पकड़े गए हैं वो बीजेपी आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं। और मोदी, स्मृति ईरानी, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबके साथ उनकी तस्वीरें भी हैं। इस पर कांग्रेस ने ट्वीट किया है। आइए जरा उस ट्वीट को देखते हैं और उन तीनों महानुभावों को भी पहचानने की कोशिश करते हैं। आइए जरा उस ट्वीट को ले आइए स्क्रीन पर। और कांग्रेस क्या लिखती है? लिखती है कि 2 महीने पहले बीएचयू के कैंपस में एक छात्रा का गैंगरेप हुआ। इस मामले को पहले दबाने की कोशिश की गई। जब दबाव बना तो जैसे तैसे यूपी पुलिस ने एफआईआर लिखी। अब 60 दिन बाद इस घटना में शामिल 3 लोग पकड़े गए हैं। ये सभी बीजेपी के पदाधिकारी हैं। गिरफ्तारी में देरी शायद बीजेपी इन वजहों से हुई होगी। जो वजह है वो क्या है उसमें देखिए। ये सभी बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के बेहद करीबी हैं, पहला कारण। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी में इतनी अच्छी पकड़ है कि पीएम मोदी से सीधे मिलते हैं ये तमाम नेता। कौन कौन है उनकी तस्वीरें मैं भी दिखाऊंगा। और बीजेपी आईटी सेल में अच्छी पोजीशन पर हैं। यही है बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा। तो ये कांग्रेस, वो तीनों, उन तीनों की तस्वीर भी ले आई स्क्रीन पर। वो तीनों जो महानुभाव हैं, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं, फिर जेपी नड्डा के साथ हैं, और साथ में हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये तीनों जो पकड़े गए हैं, ये तीनों बीजेपी आईटी सेल के कर्ता धर्ता हैं। और तीनों एक सामूहिक दुष्कर्म बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो हुआ 1 नवंबर को, उसमें पकड़े गए हैं। कांग्रेस ने बीजेपी के चाल, चरित्र और चेहरे पर सवाल उठाए हैं। तो आज सुबह सुबह राहुल गांधी ने मोदी की निष्ठुरता पर कड़ा प्रहार किया है। राहुल गांधी ने विनेश फोगाट के अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न को कर्तव्य पथ पर रखने का वीडियो शेयर करते हुए कहा है, लिखा है, क्या कुछ लिखा है राहुल गांधी ने, जरा उसको भी स्क्रीन पर ले आइए। देखिए, राहुल गांधी लिख रहे हैं कि देश की हर बेटी के लिए आत्मसम्मान पहले है, अन्य कोई भी पदक या सम्मान उसके बाद। आज क्या एक घोषित बाहुबली से मिलने वाले राजनीतिक फायदे की कीमत इन बहादुर बेटियों के आंसुओं से अधिक हो गई? प्रधानमंत्री राष्ट्र का अभिभावक होता है, उसकी ऐसी निष्ठुरता देख पीड़ा होती है। तो ये कह रहे हैं राहुल गांधी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां लिख रहे हैं। और विनेश फोगाट के बारे में आप जानते हैं कि कल उन्होंने बजरंग पुनिया के बाद वो प्रधानमंत्री के दरवाजे पर अपना अवार्ड रखकर चली आई थी। और इसके अलावा आज प्रियंका गांधी ने बढ़ती महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 2024 के आने की बात करते हुए मोदी को उन वादों की याद दिलाई जो 2022 तक पूरे करने वाले थे मोदी जी। खड़गे साहब ने एक नई टैग लाइन भी दी है आज। उस टैग लाइन में लिखते हैं खड़गे कि बीजेपी के झूठ सबसे मजबूत। ये देखिए, बीजेपी के झूठ सबसे मजबूत,
ये लिख रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। इस नए टैगलाइन के साथ में 2022 तक आपने क्या वादा किया था मोदी जी, और अब 2024 में हम आ रहे हैं, उन वादों को आपने पूरा क्यों नहीं किया? जाहिर है कि कांग्रेस के इरादे इस बार बीजेपी के मंसूबों पर पानी फेरते हुए दिख रहे हैं। बीजेपी राम मंदिर के प्रचार में लगी है। आईटी सेल के लोग कहीं मंदिर उद्घाटन की तैयारियों की फोटो डाल रहे हैं, तो अयोध्या जाने वाली उस फ्लाइट की भी तस्वीरें डाली जा रही हैं जिसके यात्री एक साथ हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। आप लोग देख चुके होंगे कि एक फ्लाइट जा रही है, सब लोग बैठकर एक साथ भगवा पट्टी लपेटे हुए हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उसी तस्वीरें भी हैं, इंडिगो की फ्लाइट है वो। खुले में नमाज का विरोध करने वालों को फ्लाइट में हनुमान चालीसा पढ़ने पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि बीजेपी ने माहौल ऐसा ही बना दिया है। अगली बार फिर सत्ता में आसानी से आ जाएं, इसके लिए बीजेपी ऐसी बातों को बढ़ावा दे रही है, लेकिन विपक्ष उसे चुनौती दिए जा रहा है। इंडिया उसे चुनौती दे रहा है। हाल ही में ईवीएम को लेकर भी विपक्ष ने अपनी मुहिम तेज कर दी है। ईवीएम जानते हैं आप, नाम तो सुना होगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिससे वोट देते हैं हम, जिससे अपना जनप्रतिनिधि हम चुनते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किन तरीकों से हैक हो सकती है, कैसे उसके भीतर चिप को बदला जा सकता है, उसके सॉफ्टवेयर में छेड़खानी की जा सकती है, किस तरह मतदान के बाद और वोटों की गिनती के बीच के वक्त में ईवीएम मशीनों में बदलाव किया जा सकता है, ऐसी तमाम आशंकाओं पर अमेरिका के मिशिगन यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने आज वीडियो जारी किया है, और इस वीडियो के जरिए खुलासा किया है उन्होंने, और बताया है कि भारत के चुनावों को किस तरह ईवीएम के जरिए प्रभावित किया जा सकता है। विपक्ष भी इन्हीं सवालों को उठाता रहा है, आप और हम अच्छी तरह से जानते हैं, लेकिन चुनाव आयोग यह मानने को तैयार ही नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, ईवीएम के साथ कोई छेड़छाड़ किया जा सकता है, ईवीएम को हैक किया जा सकता है। चुनाव आयोग का ये रवैया भी अजीब लगता है दोस्तों, क्योंकि जब दो पक्षों में से एक पक्ष को किसी बात पर संदेह हो या आपत्ति हो, तो पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी दिखाने का सबसे आसान तरीका यह है कि उस बात को ही हटा दिया जाए और ऐसे विकल्प पर विचार हो जिसमें दोनों पक्षों की सहमति हो। आप जानते हैं ना, एक प्रोवर्ब है इंग्लिश में, व्हेन इन डाउट कट इट आउट। तो कट इट आउट कीजिए भाई, इसको हटा दीजिए। लेकिन क्या ऐसा होता है? क्यों नहीं आखिर चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है? जैसे ईवीएम पर विपक्ष को संदेह है, शक है, तो फिर उसे संदेह है, उस संदेह को दूर करने की पूरी कोशिश होनी चाहिए। शक करने वालों के सवालों को खारिज कर देना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। एक खास बात यह है कि बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर कुछ भी नहीं कह रही है। इससे भी यह संदेह और पुख्ता हो जाता है कि कहीं तो कुछ गड़बड़ है। और अगर बीजेपी को अपनी मजबूती पर इतना ही भरोसा है, उसको इतना ही भरोसा है कि किसी भी हाल में जीत कर तो हम ही आएंगे, तो फिर बिना ईवीएम के या फिर विपक्ष के द्वारा सुझाए गए विकल्पों के साथ चुनाव करवाने की मुहिम में वो भी शामिल हो जाए। मगर बीजेपी ऐसा कुछ नहीं करने जा रही है। बीजेपी ऐसा कुछ नहीं कर रही है। इंडिया गठबंधन बीजेपी के इस रवैये को देख रहा है और उसकी रणनीति भी समझ रहा है। अभी तक तो महंगाई, नारी सुरक्षा, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, इन तमाम मसलों पर इंडिया गठबंधन बीजेपी को घेर रहा था, लेकिन अब शायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मुद्दे पर भी इंडिया और बीजेपी के बीच घमासान तेज हो जाए। और यह हम लगातार देखेंगे। वोटिंग मशीन को लेकर तमाम वोट के तमाम, आप इन विजुअल्स को देख करके कितनी खुशी होती है कि लोकतंत्र का एक पर्व, लोक पर्व जिसे हम कहते हैं, यानी कि जिस दिन चुनाव की बारी होती है उस दिन हम जाते हैं, अपने मत का प्रयोग करते हैं। हमारा मत देना हमारा अधिकार है, मताधिकार। लेकिन क्या हमारा मत जो है, हमारा जो वोट है, वो उस इंसान के खाते में जा रहा है जिसको हम चुन के लाना चाहते हैं? ये एक बड़ा सवाल है आज के इस लोकतंत्र में। और इसीलिए मिशिगन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से सोशल मीडिया पर, चूंकि कॉपीराइट का चक्कर है दोस्तों, इसलिए उस वीडियो को हम आप तक नहीं पहुंचा रहे हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने भी उसको शेयर किया है। मेरे आप उस पर जाएंगे ट्विटर हैंडल पे, तो वहां भी आप देखेंगे, मैंने भी शेयर किया हुआ है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ऐसे तमाम वीडियो को देखिए, समझिए, और कम से कम इतना ज़रूर है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश होनी चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर शक की सुई क्यों चल रही है, क्यों आखिर लोग संदेह के घेरे में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ले रहे हैं। खैर चलिए, अब 2024 की बात तो करना ज़रूरी है कि आखिर 2024 जो साल है ये किसका होगा। आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा यही करेंगे कि क्या बीजेपी के लिए नए साल में बढ़ने वाली हैं मुसीबतें? क्या 2024 में होगा बीजेपी की सत्ता का अंत?
आज राहुल गांधी ने एक और वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी जैम बना रहे हैं संतरे से। संतरा जानते हैं ना, संतरा का नाम लेते ही आप कुछ और आपको याद आने लगता है, आप नागपुर तक चले जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी संतरे से जैम बनाना सीख रहे हैं अपनी मम्मी, अपनी मदर सोनिया गांधी के साथ। उस तस्वीर को आप देख सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं सोशल मीडिया पे। कोशिश करेंगे हम उस विजुअल को कम से कम लेके आने के स्क्रीन पे ज़रूर बीच में इस चर्चा के दौरान। लेकिन बहुत मज़ेदार है, बहुत सारे सवाल हैं। सवाल बहुत ही कहा जाए तो रोचक भी है। राहुल गांधी अपनी मम्मी से पूछ रहे हैं कि इसे बीजेपी के लोगों को हम दे देंगे, अगर इस जैम को, तो बीजेपी के लोग क्या करेंगे। तो उनकी मम्मी कहती हैं कि हो सकता है कि वो हमारे ऊपर ही फेंक दें। तो ये जो देश में नफरत का माहौल और नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान सजाने की कोशिश, ये तमाम चीज़ें 2023 का साल कैसा था ये भी इस चर्चा में लाएंगे। इस 2023 का साल बहुत अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा कह सकते हैं उस हिसाब से कि इस साल बहुत कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिसको सुन के, देख के आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया और वो एक मजबूती देता है आपको। वो मजबूती, ऐसी मजबूती कि उसके साथ साथ आप 2024 को और मजबूत कर पाएंगे, अपने जीवन यात्रा को मजबूत कर पाएंगे। जैसी यात्रा पर राहुल गांधी निकलने वाले हैं, उस यात्रा के आप संगी साथी बन पाएंगे। ये देखिए, ये विजुअल है आपके सामने। राहुल गांधी ये छोटे संतरे को, और उसके बाद ये इसकी चाशनी तैयार कर रहे हैं। इसको जैम, चाशनी तो छोड़िए, जैम, और उसमें इन्होंने उसके छिलके को भी क्रश करके, कद्दूकस करके जो डाला है वो भी है। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आइए उनसे परिचय करवाता हूं। और अचानक क्यों वरिष्ठ साथियों की याद आ गई, इसलिए क्योंकि हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी बहुत ही खाना में बनाने में माहिर हैं हम लोगों के बीच, तो इसलिए प्रशांत जी की याद तुरंत आ गई। मैं तुरंत अपने साथियों के बीच आ गया। तो प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं। और आपके पास रेसिपी का खजाना होता है। एक रेसिपी आप देखिए, और माँ और बेटे के बीच बहुत प्यार भरा एक जैम बनाने की रेसिपी, और उसमें जो वार्तालाप है बीच में कोशिश करूंगा कि आप लोगों को सुना पाऊं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिल सिन्हा साहब भी जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं राहुल लाल जी। राहुल लाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रमोद अग्रवाल जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। हमारे दोनों साथी डॉक्टर दीपक पासपोर्ट जी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर सीधे छत्तीसगढ़ से, और इधर दिल्ली से हमारे साथी, हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी भी जुड़े हुए हैं। तो आज साल का अंतिम दिन, और बहुत ही ऐसा दिन है जिस दिन आप पिछला साल जो बीत रहा है, इस साल में आपने क्या पाया, क्या खोया, और 2024 का साल कैसा हो, इस पर थोड़े पल के लिए भी सही, लेकिन आप रुकते हैं और सोचते हैं, सोचने के लिए मजबूर होते हैं। हर शाम हम एक अच्छे दिन की कामना के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आते हैं। तो अब एक अच्छे दिन नहीं, बल्कि एक अच्छे साल की कामना के साथ इस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं। सीधे आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास ही। रेसिपी, और रेसिपी ऐसी चीज है जो आपके जीवन के हर शाग पे, हर कदम पे आपके साथ साथ रहती है, इसलिए भी। और यहीं से सियासी रेसिपी की भी शुरुआत करना चाहता हूं आपके जरिए। क्या कुछ देखते, कैसे देखते हैं, और आज इस वीडियो के जारी होने का क्या मतलब है, क्या मायने निकाले जाएं, उसमें भी संतरा। हाँ, संतरे को लेकर राजीव जी बहुत मजाक उड़ता है सोशल मीडिया में, और आमतौर पे आरएसएस, क्योंकि नागपुर का मशहूर फल है, नागपुर के संतरे बहुत अच्छे माने जाते हैं। लेकिन ये जो बना रहे हैं ये मेरे ख्याल से ऑरेंज मार्मलेड है ये, और कभी कभी हम भी बनाते हैं इसको घर पे, और इन्हीं दिनों बनता है ये। और देखिए, ये इस तरीके की जो वीडियो आते हैं राजीव जी, वो बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि हमारे जो नेता हैं वो कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं हैं, ये हमारे आपके जैसे लोग हैं। जो मोदी जी ने अपने आप की एक छवि बनाई है कि वो कोई अलग दुनिया से आते हैं जी। तो अगर आप देखिए कि बहुत साल पहले हम लोग सुनते आए हैं कि विदेशों में आप जाएं तो देखें कि वहाँ के जो मंत्री हैं
या वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बड़े आराम से बाजार में एक आम इंसान की तरह से बर्गर खाते मिल जाएंगे। तो हमारे देश के नेता वीआईपी मूवमेंट हूटर चलता है, 15 बुलेट प्रूफ गाड़ियां होती हैं और उसके साथ वो चलते हैं। तो आम जीवन से उनका जुड़ाव कम दिखाई देता है। खद्दर का कलफ लगा हुआ कुर्ता, सफ़ेद जूता, एसयूवी और सोने की चेन, ये नेताओं की पोशाक बन गई है। तो इस तरीके की तस्वीरें जाहिर सी बात है कि एक नया उम्मीद दिखाती हैं, नए भारत की तस्वीर दिखाती हैं कि भविष्य के नेता कैसे होंगे। दूसरे की हम लोग बात कर रहे हैं 2023 की शाम को, जी और इस वक्त मौका है कि हम जरा देखें कि 2023 में शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई थी 2023 जी के शुरुआत में ही, और उस पर बहुत हंगामा हुआ था। बीबीसी के दफ्तर में इनकम टैक्स पहुंच गया था। उसके बाद जनवरी के एंड तक अडानी साहब के ऊपर जो है एक रिपोर्ट आ गई थी, जी और उस रिपोर्ट ने काफ़ी महीनों तक अडानी साहब के शेयर्स को, और आज भी उनका जो तीसरा नंबर था दुनिया में रईस लोगों का, उसको घटाकर काफ़ी नीचे कर दिया था, और उस पर काफ़ी हंगामा रहा। तो इस तरीके से साल की शुरुआत हुई, और पॉलिटिकली बड़ा महत्वपूर्ण साल रहा ये। तो जो मोदी साहब की जो इमेज थी, अबव बोर्ड इमेज, वो अबव बोर्ड इमेज मोदी साहब की पे डंट लगा। और इसी साल आप देखिए कि भारत जोड़ो यात्रा भी कंप्लीट हुई थी। जी तो जब हम लोग श्रीनगर में थे, बर्फबारी हो रही थी 30 जनवरी को। तो इस लिहाज से पॉलिटिकली 2023 जो था वो बहुत महत्वपूर्ण था। बड़ी घटनाएं हुई हैं, और उन घटनाओं में भारत जोड़ो यात्रा हुई है, उन घटनाओं में असेंबली इलेक्शंस हुए हैं, और असेंबली इलेक्शन से एक दिशा दिखती है। और 3 मैं उपचुनाव का भी जिक्र करना चाहता हूं राजीव जी, जिससे एक दिशा दिखती है। जी एक कस्बा पेट महाराष्ट्र का उपचुनाव, जिसको बीजेपी से छीना कांग्रेस ने जी लंबे अरसे के बाद। उसके बाद सागर डीघा चुनाव वेस्ट बंगाल का, जिसको तृणमूल कांग्रेस ने छीना। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश घोसी में हुआ, और उसमें इंडिया गठबंधन की ताकत पहली बार दिखाई दी। जीती वहां समाजवादी पार्टी, लेकिन इंडिया गठबंधन इंक्लूडिंग कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस, सबने उसका साथ दिया वहां पे। जी और उसके बाद कुछ विधानसभाओं के चुनाव, इन चुनाव और तेलंगाना का चुनाव, इन तेलंगाना के चुनाव, इन 3 विधानसभा के चुनाव या जो उपचुनाव हुए, इसकी चर्चा मैं क्यों कर रहा हूँ। वोटर्स का एक रुझान दिख रहा है, जी और वो रुझान की वजह क्या हुई है कि आपने देखा होगा कि इसी साल बहुत ताकत लगाकर बीजेपी ने और आरएसएस ने पसमानदा मुसलमानों को इंगेज करने की बात की। हालांकि वो गुब्बारा था, उसकी हवा बहुत जल्दी निकल गई। एक विश्लेषक हैं, डेटा के सब चैनलों में बैठते हैं, अभी भी बैठे हुए, मैं देख रहा था उनको किसी चैनल पे। उन्होंने यहाँ तक उनके सारे आकलन सही होते हैं जहाँ बीजेपी जीतती है, और जहाँ बीजेपी हारती है उनके सारे आकलन गलत हो जाते हैं। कर्नाटक में उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई, तेलंगाना में उनकी भविष्यवाणी गलत हो गई। तो उन्होंने घोषणा कर दी थी कि 8 से 9% मुस्लिम वोट उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मिलता है। ये सर्वे, ये गणना
कहाँ से मुझे तो 8-9 मुसलमान दिख जाए तो बड़ी मुश्किल बात है। तो ये जो ट्रेंड आया है 2023 में, जो इलेक्शन में भी दिखाई दे रहा है कि दलित और ट्राइबल और मुस्लिम वोट किस तरफ जा रहा है, और इसी की चिंता है। देखिए कि मोदी साहब को अब राम याद आ गए। मैं याद दिला दूं राजीव जी कि 2014 और 2019 के चुनाव प्रचार में मोदी साहब अयोध्या नहीं गए थे, 1 घंटे के लिए भी नहीं गए थे। अब उनको राम क्यों याद आ गए, इसी की पृष्ठभूमि में बता रहा था कि 2023 ने ये इबारत लिखी है कि उनको राम याद आ गए। राजीव जी 2023 में वो इबारत लिखी है कि राम याद आ गया, और राम को लेके पहुंच रहे हैं। भगवान राम को भी उन्होंने पक्का मकान दिला दिया और 4 करोड़ लोगों को भी पक्का मकान दिला दिया है, ऐसा दावा मोदी जी और उनकी सरकार कर रही है। तो बहुत सारी बातें हैं जिस पे हम आने वाले समय में चर्चा करेंगे, लेकिन 2023 का साल 2023 कैसा रहा, 2024 किसका होगा साल 2024, और इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो जाते जाते बहुत चोट दे रही हैं बीजेपी को। जैसे बीजेपी के आईटी सेल के 3 नवाबजादे जो हैं वो पकड़े गए हैं, और तीनों के फोटोग्राफ्स हमने अभी दिखाए थे आपको। और क्या इन तमाम खबरों का कोई असर जनता के ऊपर होता है? क्या जनता जो वोटर्स है वो इन तमाम खबरों को उस हिसाब से लेती है जिसमें जब अपने जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए वोट देती है, तो उनको सोचने पर वो मजबूर होती है कि ऐसे अपराधियों को वोट दें या न दें, या ऐसे अपराधियों का पालन पोषण करने वाला जो दल है उसको वोट दें या न दें? सवाल तो आता है। अनिल सिन्हा साहब, आपके पास आना चाहता हूं। अनिल जी, कैसे देखते हैं आप खासकर 2024 को? उसमें 2023 जाते जाते बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, मुद्दे हैं जिन पर बीजेपी के लिए बार बार सोचने को, बीजेपी को खासकर मजबूर होना पड़ा है। लेकिन मीडिया का एक धड़ा है जो माहौल तो बनाए रखता है। जब जेब में एक साइड मीडिया और दूसरी तरफ जो कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों मुट्ठी में हो, तो फिर दिक्कत क्या है? सरकार ऐसे 2024 में भी आ जाएगी, ऐसा माना जाए। और अगर ऐसा मानते हैं तो फिर निराशा होगी उन तमाम लोगों को जो चाहते हैं कि परिवर्तन हो। कैसे देखते हैं आप अनिल सिन्हा जी? नहीं, मुझको इसमें आपको जो बीजेपी को आप परेशानी कह रहे हैं वो उसको हमको लग रहा है कि उसको उस तरह से देखना नहीं चाहिए। परेशानी लोकतंत्र को है, और 2023 में उसका सबसे जो परेशानी जो लोग डेमोक्रेसी ने जो इंडिया का फेस किया है, उसका जिसको आप कह सकते हैं उसका सबसे विभत्स शब्द है कि नहीं ठीक मालूम नहीं, लेकिन वो आपको दिखाई दिया है। क्योंकि इसमें जो जैसे कि अभी पहलवानों वाला तो 2024 तक भी अब जाएगा। वो पहलवानों मतलब जिस तरह से उन्होंने मतलब महिला पहलवानों के साथ जो सलूक हुआ और जिस तरह की चीजें हुई, और फिर उन्होंने जिस तरह की निराशा हुई उनको अभी मतलब अंत तक अभी जो साल गुजरा है, तो वो एक इंडिकेटर है कि बीजेपी मतलब एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बीजेपी कितना भी मतलब लोकप्रियता और नैतिकता कुछ भी जो भी लोकतंत्र के लिए जरूरी दबाव है उससे मुक्त हो गई है। और उसने उसके लिए उसके पास मतलब कुछ भी करने के तैयार है। और 150 सांसद जो करीब 150 सांसद जिस तरह से उन्होंने बाहर किया, वो भी एक इंडिकेटर है कि वो कितना मतलब महत्व देते हैं डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को, संसद को। तो उन्होंने जाते जाते 2-3 चीजें बतला दी कि लोकतंत्र का जो दबाव है उन पर वो कितना कम हो गया है। और जो इंस्टीट्यूशंस के बारे में ईडी, सीबीआई आप सुनते ही आए हैं, लेकिन एक और इंडिकेटर बहुत बड़ा है कि उनकी चिंता और इनसिक्योरिटी जो सुरक्षा है, असुरक्षा वो कितनी ज्यादा है, वो आपको दिखाई दिया इसमें भी कि उन्होंने जो इलेक्शन जो कमीशन का जो में जो बहाली का और जो उसकी प्रक्रिया का जो विधेयक लाया, वो भी दिखाता है कि उनको लो क्लास तो है नहीं, लेकिन इसकी भी कितनी चिंता है कि उसको
रखा जाए। मतलब आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आप उस तरह की तब्दीली करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज को निकाल करके आप बाहर करते हैं ये से मतलब सदस्य चुनाव उसको चुनने के पैनल से, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, ये लोगों का ध्यान नहीं है, लेकिन ये जो 3 जो विधेयक आए हैं, मतलब जो परिवर्तन हुए हैं न्याय संहिता और ये मतलब सीआरपीसी के जो 3 चेंजेस 3 ये है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑथोरिटेरियन जो गवर्नमेंट को जिस तरह से मतलब कई कानून ऐसे हैं और कई प्रक्रियाएं ऐसी हैं जो कि, और जो उन्होंने नाम जैसे सेडिशन का नाम बदल कर छोड़ दिया, लेकिन दूसरे तरीके से उसको उन्होंने कर लिया है। फिर टेलीकम्युनिकेशंस का जो चेंजेस विधेयक सब लाया है, वो सब इतने कड़े कानून हैं और इतना दबाव में रखने वाले हैं लोग, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कम करने वाले हैं। तो ये सब 2023 में उन्होंने जो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है और लीगल मैकेनिज्म जो भी आप कहेंगे, उस पर अपना कंट्रोल और बढ़ा लिया है। और ये जो आप देख रहे हैं सारा कुछ कि आईटी सेल वगैरह का जो जिस तरह का व्यवहार जो बच्चे ने उन्होंने किया, वो भी यही दिखाता है कि उनको इसकी कोई परवाह नहीं है। तीसरी बात मैं ये कहूंगा कि ये सब करने में आप, जो मैंने कई बार कहा भी है कि जो सबसे बड़ा घटक दल है एनडीए का मीडिया, उसको जरूर ध्यान में रखिए। अभी उसमें एक परिवर्तन जो आज मेरे ध्यान में आया कि पहले आप जब चुनाव नजदीक आता था तो चुनाव में आप डिस्कस क्या करते थे कि किस सरकार की क्या परफॉर्मेंस रही, इशूज का क्या असर हुआ, लोगों का की क्या राय है, महंगाई, बेरोजगारी और भी, या जो सरकार ने मान लिया जैसे उज्ज्वला स्कीम है, अब उसमें जो सरकार कह रही है वही सिर्फ आ रहा है। और उसका एक नया जो तरीका जिसके बारे में अभी प्रशांत जी ने बताया कि मतलब सेफोलॉजी का जो नया चला है, जो उनको कौन पैसा दे रहा है और क्यों दे रहा है, क्यों सर्वे कर रहे हैं, वो इसको किसी तरह बताएंगे क्या? क्या ये एकेडमिक एक्सरसाइज है? निश्चित तौर पर नहीं है। जो उसकी जांच होनी चाहिए। और उन्होंने जो पैसे बांटे हैं, मान लिया जहां से जिस कलेक्ट किया है सैंपल्स जो किया है, उसका क्या तरीका है, उसमें क्या रिसर्च स्कॉलर्स थे, तो ये एक मतलब पारदर्शिता उसकी कितनी है। तो वो एक चला है कि अब सब चैनल चला रहा है कि जैसे चुनाव का नतीजा आ चुका है, सर्वे में लोग बता चुके हैं, अब उसके बाद प्रतिक्रिया ले रहा है, ओपिनियंस ले रहा है कि चुनाव में। ये पहली बार मैं देख रहा हूं, मतलब पहली बार नहीं, ये तो 10 साल में कई बार धीरे धीरे यहां तक पहुंचा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि आप ऑडिट जो है, जो मीडिया ऑडिट होनी चाहिए सरकार के कामकाज का, विदेश नीति का क्या हुआ, आपकी सुरक्षा की नीति का क्या हुआ, चीन के बारे में अभी कई जगह मतलब कई लोगों ने सोशल मीडिया सक्रिय है अभी भी जितना हद तक हो सकता है, हालांकि उसकी भी रीच बहुत कम है। फेसबुक वगैरह पर अगर जन्मदिन के बारे में लिखिए तो मेरे ही 500 लोग जो है उसको लाइक कर देते हैं, और अगर मैं लिख देता हूं कोई राजनीतिक तो उस पर 10 आदमी भी नहीं आता। तो ये उसका रीच ही इतना कम कर देते हैं, तो वहां भी उनका जारी है। लेकिन देखिए कि अभी बफर जोन बन गया। शैतान सिंह जो चुशुल के शहीद थे और जिनको की देवत मतलब अपना ये मानती है, आराध्य की तरह पूजा करते हैं, उसके जो फौज के लोग हैं, वो जगह अब उनका स्मारक ढहा दिया गया है, ऐसी खबर थी उसमें, और वो इलाका बफर जोन में आ गया है। तो चीन किस तरह संपर्क कर रहा है, दुनिया में हमारी क्या हालत है, ये सब पर अब कोई बहस नहीं। अब वहां बहस पहले से एक सर्वे ले आते हैं और सर्वे वाले बता देते हैं कि जबकि उनका सबका सर्वे जो सही कहा उन्होंने कि बीजेपी वाला उनका सर्वे तो सही, जब जीतती है तो सही निकलता है, बाकी जगह उनका सब जगह फेल आता है। तो ये क्या है, ये भी है। तो मीडिया के साथ मिलकर डेमोक्रेसी का जो खात्मा करना है, उसमें वो अपने मतलब चरम पर पहुंच गई है, ये मानना चाहिए। 2023 का यही संदेश है। बाकी तो आप डिस्कस करेंगे कि किस तरह से इंडिया गठबंधन और बाकी चीजें कैसे हो रही। बिल्कुल बिल्कुल अनिल सिन्हा जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। 2023 मीडिया के नाम भी रहा, और मीडिया के साथ मिलकर कैसे लोकतंत्र का हनन किया जा रहा है, ये
ऑलरेडी आप लोगों के बीच है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिस पर मीडिया का जोर होना चाहिए, मीडिया का ध्यान होना चाहिए, लोगों के बीच उन खबरों को पहुंचाना चाहिए। लेकिन उन खबरों को न पहुंचाकर जो खबरें पहुंचाई जा रही हैं वो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उस पर जितनी बात की जाए, और मीडिया के उस धड़े को अलग अलग नाम से जाना भी जाने लगा है। कोई गोदी मीडिया, कोई सरकारी मीडिया, कोई दरबारी मीडिया, कोई कुछ मीडिया ऐसे कहता है। लेकिन सवाल यही है कि एक ऐसा स्तंभ लोकतंत्र का जिसको काफी मजबूती के साथ बाकी तीनों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर ध्यान देना चाहिए, वही अगर कमजोर हो जाए तो आगे क्या होगा देश का। तो एक तरह से देखा जाए तो 2023 मीडिया के नाम भी और मीडिया की कमजोरी के नाम भी रहा। सियासत में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन एक नेता बहुत तेजी से, जो पहले से उभरा हुआ था, वो नेता और मजबूत हुआ। उभरा हुआ नहीं बल्कि मजबूत हुआ। और अब तो ममता बनर्जी भी कहने लगी कि आवर फेवरेट राहुल गांधी, मैं राहुल गांधी का ही नाम ले रहा हूं। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं। आपके पास ही आना चाहता हूं, पहले फिर आता हूं राहुल लाल जी के पास। उनके हम नाम की चर्चा करेंगे हम उनके साथ। लेकिन रविकांत जी, 2023 और 2024 की बात कर रहे हैं। आज जो खबर आई है, चूंकि आप लखनऊ में हैं, उत्तर प्रदेश में रहते हैं, और उस हिसाब से भी समझना चाहता हूं बनारस यूनिवर्सिटी, और चूंकि यूनिवर्सिटी की बात हो, आप प्रोफेसर साहब हैं, उस लिहाज से भी बनारस यूनिवर्सिटी के एक रेप कांड होता है, दुष्कर्म होता है, और 1 नवंबर की बात है, और 3 आरोपियों को जो आज गिरफ्तार किया गया, फाइनली वे तीनों आरोपी बीजेपी आईटी सेल के हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस पे, और कितना इसमें बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं? देखिए, बीजेपी के लोग बड़ा बेशर्म टाइप के हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से। और मीडिया उनके पास है, कितनी खबर चली होगी ये। वो तीनों के तीनों, जिसमें से एक तो प्रधानमंत्री जी को कोई फूल दे रहा है, हर बड़े नेता जेपी नड्डा के साथ फोटो, योगी आदित्यनाथ के साथ फोटो। आखिर ये हिम्मत वहीं से मिलती है उनको। ऐसे थोड़ी ना हो सकता है कि बंदूक की नोक पर 3 लड़के आकर के रात के अंधेरे में किसी लड़की के सारे कपड़े उतरवाएं, उनको उनका यौन उत्पीड़न करें, धमकाएं और चले जाएं। ये उत्तर प्रदेश में तो माना जाता है कि यहाँ तो बुलडोजर राज चल रहा है, कोई अपराधी बचा ही नहीं है, सारे ठोक दिए गए हैं। लेकिन ये जिस तरह से करते हैं, और ये कोई एक नहीं है उदाहरण, गार्गी कॉलेज में हुआ दिल्ली में, इंद्रप्रस्थ कॉलेज में हुआ, जेएनयू में हुआ, डीयू में हुआ, जामिया में हुआ, और वो सारे लोग अभी तक गायब है। वो कोमल शर्मा का सबको पता है कि जेएनयू में जो हमलावर थी, एबीवीपी की कार्यकर्ता थी, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुई। ये तो गिरफ्तार हुए हैं, और अब इनकी तस्वीरें सामने आई हैं कि वे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं बाकायदा। और यही वजह है कि इनको इतनी हिम्मत मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इससे कोई फर्क पड़ता है, मुझे नहीं लगता है। ब्रजभूषण शरण सिंह से जब फर्क नहीं पड़ा, जहां देश की बड़े नामचीन जो हमारे सितारे थे, जिन्होंने मेडल जीते, देश का नाम रोशन किया, वो महिला पहलवान रोती रही, बिलखती रही, धरना प्रदर्शन करती रही, और दूसरी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह अट्टहास करता रहा उसी पार्लियामेंट में बैठ करके। जी। जब नरेंद्र मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्रजभूषण शरण सिंह से, तो इन 3 लड़कों के इस बड़े अपराध से क्या फर्क पड़ता है भारतीय जनता पार्टी? हाँ, लेकिन इस देश के महिलाओं को, इस देश की स्त्रियों को, पेरेंट्स को यह समझना होगा कि हम कैसे लोगों को प्रश्रय दे रहे हैं, किस विचारधारा को हम चुन करके इस देश में सत्ता में पहुंचा रहे हैं, और उनके राज में बेटियां सुरक्षित हैं कि नहीं है। आज वो स्मृति ईरानी कहां चली गई, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी, जो चिल्लाती थी, एक हथनी के मरने पर जो विलाप करने वाली महिलाएं थी भारतीय जनता पार्टी की, वो कहां है? और प्रधानमंत्री तो वो नारा ही देते थे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का। और 2014 के पहले आप याद कीजिए उस स्लोगन को कि बहुत हुआ महिलाओं पर बार, अब की बार मोदी सरकार। और यहां तो 24 घंटे महिलाएं आशंकित रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। जी।
और इस देश में, इस प्रदेश में बताया जाता है कि साहब राम राज्य है, लेकिन जहां पर एक विश्वविद्यालय के कैंपस में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है, और मुझे लगता है कि ये पूरी आइडियोलॉजी है और मनुवाद है क्या, यही है कि जो बेटियां हैं वो पढ़े लिखे नहीं, वो पढ़ेंगी तो फिर सवाल करेंगी। आप जरा याद कीजिए गार्गी और याज्ञवल्क्य के उस संवाद को, इसमें गार्गी जब तर्क करती हैं तो याज्ञवल्क्य वही कहते हैं कि अभी ज्यादा बकवास करोगी तो तुम्हारा जो सिर है वो धड़ से अलग कर देंगे। तो इनको बेटियों के तर्क नहीं पसंद है, सवाल नहीं पसंद है। अब वो पढ़ लिख जाएंगी तो फिर वो सवाल पूछेंगी, नौकरी मांगेंगी, कैंपस मांगेंगी। और ये तो वो लोग हैं जो बजरंग दल के नाम पर 14 फरवरी को लाठी लेकर के पहुंचते हैं। तो दरअसल इन्हें बेटियों को शिक्षित नहीं करना है, उन्हें गुलाम बना करके रखना, उस पूरी आइडियोलॉजी पर ये लोग काम कर रहे हैं। उसी तरह से इनके लिए अभी हेमंत बिश्व शर्मा का ट्वीट आपको याद होगा, वो भागवत के उस श्लोक को लगाते हैं जिसमें है कि शूद्र का काम, शूद्र का धर्म है तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। ये उसी पार्टी के मुख्यमंत्री है और वो आदमी उस पद पर कैसे बना हुआ है, ये भी ताज्जुब की बात है। इन सब चीजों से न तो मोदी को फर्क पड़ता है, ना अमित शाह को फर्क पड़ता है, ना आरएसएस को फर्क पड़ता है। वही मोहन भागवत है जो कहते हैं कि जो पत्नी है वो गुलाम की तरह है, उसका ये कर्तव्य है कि पति के पैर दबाए और गड़बड़ करे तो उसको निकाल के बाहर कर दें, उसको तलाक दे दें। ये मोहन भागवत है। तो उस पूरी आइडियोलॉजी में ही पितृसत्तात्मकता है, स्त्री के खिलाफ नफरत है, हिंसा है, और उसको कि ये केवल यौन दासी बना करके रखना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो वो क्या था, वो डराना, धमकाना और उसका यौन शोषण करना, ये तीनों वो क्या कर रहे थे और प्रश्रय कहां से मिल रहा था, ये सीधे तौर पर दिखता है। तो मुझे इसमें कुछ अलग नहीं लगता, इनकी आइडियोलॉजी में वही है और ये बच जाएंगे, ये भी बिल्कुल सही बात है। इनका कौन क्या बिगाड़ा, कितने दिन ये जेल रहेंगे? अब इस बुलडोजर राज में इनके घर गिराए जाएंगे क्या? जो बेटियों पर इस तरह से हमला कर रहे हैं उनके घर बचेंगे कि गिराए जाएंगे? इनका एनकाउंटर होगा कि नहीं होगा? हालांकि हम लोग कभी इस तरह का समर्थन नहीं करते हैं। कानून की नजर में जो भी उनका अपराध बनता हो उस हिसाब से उनको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन आपने जिस तरह की परंपरा पैदा कर दी है, क्या वो होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो उनके अपने लोग हैं, वो कर सकते हैं। और यही वजह है कि पूरे देश में बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तो आप कुछ भी करने की हिम्मत रखते हैं, इस तरह की छूट मिली हुई है। आपको दिखे नहीं जेएनयू के बारे में वो एक विधायक जी हैं क्या क्या बोलते थे, न इनके बोलने पर कंट्रोल है, न इनके करने पर कंट्रोल है, और इनको ये लगता है कि सत्ता हमारी है तो सब कुछ हम कर सकते हैं। ये बेलगाम हो गए। लेकिन इस देश की जनता जब खड़ी होती, वो पेरेंट्स कैसे चैन से सोते होंगे जिनकी बेटियां बीएचयू पढ़ती हैं, जिनकी बेटियां जेएनयू पढ़ती हैं या डीयू पढ़ती हैं? मुझे लगता है कि उनको विचार करने की जरूरत है कि हमने कैसे लोगों के हाथ में सत्ता सौंप दी है और उनके लोग क्या कर रहे हैं। जिस दिन ये चेतना पैदा हो जाएगी उस दिन ये देखेंगे नहीं, राजीव जी, सत्ता में नहीं देखेंगे, इनको जनता उल्टा वापस कर देगी, क्योंकि वही इनका आखिरी इलाज है। बाकी तो कोई इनके सामने कोई संवैधानिक संस्था नहीं काम करती, वो सारी की सारी तो खत्म हो चुकी हैं। चुनाव आयोग से लेकर के और सीबीआई, ईडी क्या है, वो सब उनके एजेंट बने हुए हैं। तो उनसे उम्मीद करना बेकार है। हम उम्मीद करते हैं इस देश की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, हरियाणा के लोगों से कि वो अपनी बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनके शान के लिए, उनके सम्मान के लिए इस सत्ता को बेदखल करेंगे। जी राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जनता जागेगी कब, या जनता जाग चुकी है, ये बड़ा सवाल है। साथ साथ ईवीएम पर लगातार खुलासे क्यों हो रहे हैं, इतनी सारी बातें आ रही हैं। अभी शुरुआत में अपने प्रस्तावना में मैं रख रहा था, मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ईवीएम पर इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं जिसमें कैसे ईवीएम को हैक किया जा सकता है, कैसे ईवीएम और वोटिंग और काउंटिंग के दिन में के बीच ईवीएम के साथ खेल किया जा सकता है। ये तमाम बातें वो बता रहे थे। कैसे चिप को ईवीएम के अंदर जो है उसको बदला जा सकता है। ये तमाम वीडियो, एक वीडियो है जो ऑलरेडी शेयर है उस पर, सोशल मीडिया पे आप देख सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि अगर
विपक्ष ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन से मिलना चाह रहा है, तो इलेक्शन कमीशन समय क्यों नहीं दे रहा है? कल ही एक एडवोकेट हैं, उन्होंने बताया कि हम 20 लाख जो ईवीएम गायब हैं उस पर हमने केस किया था, उसकी सुनवाई है 15 जनवरी को गुड़गांव में। तो हो सकता है ये तो एक कुछ चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं लाइन पे, और शायद ये तमाम मसले आएंगे तो कुछ तो जागरूकता पैदा हो। राहुल लाल जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, जब जागरूकता पैदा होने की बात है या ईवीएम से लेकर ऐसे मसले, और कहीं ना कहीं जनता के बीच जाकर और विपक्ष के लोगों को वैसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की ज़रूरत, मजबूत करने की ज़रूरत अपने वोट बैंक को, ये सब कुछ है। ऐसे में राहुल गांधी आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं? न्याय यात्रा 14 तारीख से शुरू होनी है और सुनने में आ रहा है कि उससे पहले सीटों का बंटवारा, सीट शेयरिंग जो है वो करके राहुल गांधी जाना चाहते हैं, उस पर ज़बरदस्त तैयारी चल रही है। अगर इन तैयारियों को एक तरफ तो क्या बीजेपी कर रही है, क्या होता आया है, 2023 में क्या हुआ, उससे पहले क्या हुआ, 10 साल में क्या हुआ, इसकी चर्चा हम लगातार करते हैं। लेकिन 2024 जो आने वाला साल है, जिसकी शुरुआत अभी से कुछ घंटे बाद हो जाएगी, तो उसमें विपक्ष कितनी मजबूती के साथ आपको नजर आ रहा है, कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं, और उस अगर दम पर देखा जाए तो 2024 का साल किसका होगा, यह सवाल तो उठता है। राहुल लाल जी। राजीव जी, आपके सवाल के उत्तर पे मैं आऊंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि मैंने जिन 2 विश्वविद्यालयों से पढ़ाई की, बीएचयू से और जेएनयू से, तो अच्छा खुशनसीब था कि पुराने दौर में पढ़ाई कर ली और उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिल गया। मैं आपको दावे के साथ कह दूं कि बीएचयू में जो व्यवस्थाएं हमने देखी, जो जेएनयू में चीजें देखी, ये स्थिति की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। वहां पे चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड, चीफ प्रोक्टर, मतलब लंका थाना जो बीएचयू का है, वहां पे बीएचयू का मामला शायद ही कभी पहुंचता था। सेना के कम से कम 1000 से 1200 लोग जो है, जो रिटायर्ड लोग होते थे, वो बीएचयू के चीफ प्रोक्टोरियल बोर्ड के अंतर्गत काम करते थे। तो उस स्थिति में रात के समय में चाहे लड़के बाहर निकले कैंपस में कि लड़कियां बाहर निकले कैंपस में, बीएचयू की अपनी एक स्वायत्ता होती थी, यानी वो अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए बीएचयू किसी भी रूप में लंका पुलिस के ऊपर, बनारस पुलिस के ऊपर निर्भर ही नहीं थी राजीव जी। जिसको हम लोग कहते हैं ना कि विश्वविद्यालय एक स्वतंत्र संस्थान के रूप में काम कर रहा है, इतनी उसकी शक्तियां होती थी और इतने मजबूत ढंग से बीएचयू काम किया करती थी। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब से 2014 से प्रधानमंत्री का वो संसदीय क्षेत्र बना है, तब से बीएचयू का पूरा जो माहौल है उसको पूरा राजनीतिक रंग दे दिया गया। पढ़ाई लिखाई तब वहां से जो है वो कोसों दूर है। वहां पे जो तमाम भर्तियां हो रही है देश भर के विश्वविद्यालयों में, यहाँ पे तो प्रोफेसर रविकांत जी बैठे हुए हैं, उन नियुक्तियों की कितनी बुरी हालत है। मतलब आपके शैक्षिक योग्यता क्या है उसका कोई लेना देना नहीं है। क्या आप आरएसएस परिवार का हिस्सा है, ये लेना देना है, नीचे से लेकर ऊपर तक। यानी विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बनेंगे, उप कुलपति कौन बनेंगे, प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, उसमें नियुक्तियां किसकी होंगी। आपने सोचिए कि जो वर्षों से जो सिस्टम बना हुआ था राजीव जी, एक यूनिवर्सिटी का एक मजबूत आधारभूत सिस्टम बना हुआ था, उस सिस्टम को तोड़ दिया गया है इस 10 सालों में। क्योंकि आज सुबह जब वो समाचार हमने पढ़ा और जब मैं अपने दौर के समय को याद कर रहा था, बहुत ही मुश्किल चीज था। मतलब ये कल्पना करना मुश्किल था कि उस कैंपस में इस प्रकार की घटना घटी, और वो जो तस्वीरें जिन लोगों के साथ उनकी हम लोग देख पा रहे हैं, तो सोच लीजिए कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री के अत्यंत करीबी लोगों के साथ। जो अब बताइए, जेपी नड्डा जी के आवास पर क्या कोई सामान्य व्यक्ति पहुंचेगा? माननीय प्रधानमंत्री के आसपास क्या कोई सामान्य व्यक्ति पहुंचेगा? पहुंचेगा ही नहीं। तो इनकी पहुंच कितनी ऊपर है, इसलिए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आपने क्या बना दिया बीएचयू को। जेएनयू की स्थिति को हम लोग देख रहे हैं कि जेएनयू के आप लगातार जो है कि जब से 2014 में आए हुए टारगेट कर रहे हैं। ये मैं कह रहा हूं कि वो कोमल शर्मा को गिरफ्तारी क्यों नहीं हो सकती? बिल्कुल कर सकते थे आप। वो बाहर से आती है, पूरा हल्ला हंगामा मचा के चले जाते हैं। इनसे एक नया शिक्षण संस्थान तो बना नहीं है इनसे, लेकिन जो पुराने बने बनाए शिक्षण संस्थान थे उसका पूरी तरह से इन्होंने उसको बर्बाद कर दिया है। सोच के देखिए कि आज अगर हम लोग देखें कि देश में बड़ी राशि हमारे अर्थव्यवस्था में सरकार के जो आंकड़े बताए जा रहे हैं कि कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपया प्रति वर्ष भारतवर्ष के लोग विदेशों में बच्चों के शिक्षा के ऊपर खर्च कर रहे हैं। कम बड़ी राशि नहीं होती है। आप 1,25,000 करोड़, ये है वो जो लीगल राशि है। इसके अतिरिक्त जो दूसरे माध्यम से जो राशियां पहुंच रही होंगी वो कहां पे होंगी? ये एक बहुत ही गंभीर किस्म का मामला
मैं जब इस मामले पे बीएचयू एक अनभक्त से कह लीजिए मैं बात कर रहा था, तो उन्होंने चिंता दूसरी प्रकट कर दी राजीव जी। बोले बताइए प्रधानमंत्री के पास ऐसे अपराधी पहुंच जा रहे हैं, मैं तो भगवान राम से कामना करूंगा कि प्रधानमंत्री सुरक्षित रहे, निर्मला सीतारमण सुरक्षित रहे। अगर भाई उनके अनभक्तों को भी ये लग रहा है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा, जेपी नड्डा की सुरक्षा वो भी इतना असुरक्षित है, सोचिए कि क्या हम लोग जंगल राज में चले गए। ये उनके पास कोई तर्क नहीं था इस बचाव के लिए राजीव जी, कि वो कुछ तर्क देकर इस मामले का बचाव कर सकें। तो ये स्थितियां हैं वर्तमान की। अब जो आपका सवाल था, देखिए मैं मानता हूं कि राहुल गांधी न्याय के एक आखिरी उम्मीद है, क्योंकि इन स्थितियों में देखिए बेटियों का तो जो बेटियों को लेकर सरकार का जो पूरा भेदभावपूर्ण व्यवहार, मुझे लगता है कि बेटियां अगर असुरक्षित है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज के दौर में सबसे ज्यादा असुरक्षित है। उन लोगों से अगर वो दूर है तो वो सुरक्षित है। ये तो पूरा का पूरा हम लोगों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह के मामले में भी देख लिया, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बड़ा सा दावा करते हैं राजीव जी। वो कहते हैं कि एक चौराहे पे आप चोर चोरी करेगा, दूसरे चौराहे पे सीसीटीवी से जो है तो चोर पकड़ लिया जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप चाहे गाजियाबाद के मुख्य सड़कों पर चले जाइए या नोएडा के मुख्य सड़क पर चले जाइए और स्मार्टफोन पे आप केवल 4 मिनट सड़क के किनारे बात कर लीजिए राजीव जी, आप चौथे से 5वें मिनट तक वो हाथ मोबाइल फोन आपके हाथ में नहीं होगा। तो इनकी लॉ एंड ऑर्डर तो कैसा है वो सोच के देखिए। मैंने इतना बिगड़ेल वाला लॉ एंड ऑर्डर अपने जीवन में आज तक नहीं देखा था कि इतनी बुरी तरह से इनका लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। और ये बुलडोजर बाबा का तमाम दम भरते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बातें करते हैं। ये एक स्थिति है जिसको लेके ये शासन में आए थे। लोगों में धीरे धीरे आक्रोश भी है। देखिए लोग एक दो बार चीजों को दरकिनार करते हैं कि चलिए संयोगवश हो गया होगा, लेकिन जब ये सिलसिला एक अंतहीन सिलसिला के रूप में आगे बढ़ता है तो फिर लोगों को लग जाता है कि ये अंतहीन सिलसिला रुकना चाहिए। और जनता में आक्रोश भी है इन चीजों को लेके। और इन सब चीजों से लेके मुक्ति दिलाने वाला कौन है? देखिए मुझे तो उस दिन भी काफी दुख हुआ था भाई, सुप्रीम कोर्ट ने जब 370 पे निर्णय दिया था, 5 सदस्यीय संविधान पीठ का निर्णय था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जब जजमेंट देता है राजीव जी तो उसके साथ साथ जजमेंट के कुछ तर्क भी रखे जाते हैं। तो तमाम तर्क तो वो थे जो कि अमित शाह जी जो सदन के भीतर जो बयान देते थे, प्रधानमंत्री जो बयान देते थे, मतलब प्रधानमंत्री जो बयान दे, अमित शाह जो बयान दे, जो सत्तारूढ़ पार्टी के जो लोग पक्ष रख रहे हैं वही बयान का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में लिखे जाएंगे। अब इस देश के सुप्रीम कोर्ट की यह दयनीय स्थिति हो गई। तो एक जमाने में ऐसा होता था कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को पढ़ा करते थे, उसमें संवैधानिक बहुत सारी चीजों का विश्लेषण करने के लिए मौका मिला करता था राजीव जी। इतने गंभीर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डे टू डे सुनवाई के बावजूद भी उसके खामियां, कई गंभीर खामियां रही हैं और ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में उनके ऊपर लगातार सवाल पूछा जाता रहेगा। तो ये जो राहुल गांधी बोलते हैं कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर दबाव है, वो बातें सच दिख रही है। और हमें लग रहा है विपक्ष अब आज के समय में पूरी तरह से एकजुट है, उसमें कहीं भी मतभेद के कोई स्वर सुनाई नहीं दे रहा है। आपने देखा बिहार के मामले को लेकर मीडिया किस तरह से जबरन बवाल मचा रहा था राजीव जी। लगातार दिखाने का प्रयास हो रहा था कि यहाँ नीतीश तो पलटी मार दिया, नीतीश तो पलटी मार दिया। अरे भाई पार्टी अध्यक्ष का उन्होंने परिवर्तन किया, बाकी और क्या परिस्थितियां बदली, उसमें और कोई परिस्थितियां बदलते हुए नजर नहीं आ रही है। जो एक तरह से राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है, और न्याय यात्रा से पहले विपक्ष के बीच में जिस प्रकार से शानदार हम लोग उसमें संबंध देख रहे हैं, उसमें एक संवाद की स्थितियां देख रहे हैं, एक आपस में जो इन लोगों की अंडरस्टैंडिंग है, वो हम लोगों को एक 2024 के एक अच्छे 2024 की तरफ ले जाने का संकेत कर रहा है। उन लोगों ने जिस तरह से अपने 19 दिसंबर की बैठक में ईवीएम तक के मामले पर खुल के चर्चा की, जिसकी चर्चा हम लोग करते थे लेकिन वो लोग नहीं करते। आपने बिल्कुल भूमिका में सही चीज कहा कि जिस भी चीज के ऊपर डाउट है उसको हटा दीजिए। यही तो पारदर्शी लोकतंत्र में स्थितियां होनी चाहिए, लेकिन वो स्थितियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगी। वो बिल्कुल मान के चल लीजिए। आखिर प्रधानमंत्री की लोकप्रियता अगर आसमान पे है अगर, तो वैसे स्थिति में उन्हें क्यों चुनाव आयोग के कॉलेजियम से सीजीआई को बाहर निकालने की जरूरत पड़ती? तो उन्हें भी हमें लग रहा है कि इस मामले पर तो उनके आत्मविश्वास में भी कमी नजर आती है, वो कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुत्व का इतना बड़ा नारा देती है, वो कहते हैं हिंदू कॉन्फिडेंस में नहीं है, प्रधानमंत्री अपने व्यवहार से कॉन्फिडेंस में नजर नहीं आते हैं। मुझे तो अगर कॉन्फिडेंस में इस डेमोक्रेसी में कोई नजर आ रहा है, इसमें विपक्ष और विपक्ष के भी कॉन्फिडेंस में नजर आने का केवल और केवल एक कारण नजर आ रहा है, वो राहुल गांधी। उन्होंने लगातार डे वन से आज तक विपक्ष, अगर असली विपक्ष की भूमिका किसने निभाई है, सरकार के एक एक क्रियाकलाप पे तीखी नजर, और उसके बारे में उन्होंने जो संभावित चीजें बताई थी कि उसके संभावित दुष्परिणाम क्या होंगे, वो संभावित दुष्परिणाम उसी रूप में देश के सामने में मौजूद है। तो उनकी न्याय यात्रा से इसमें देश को उम्मीद है, हम सबों को उम्मीद है कि वो जिस तरह से मणिपुर से लेकर मुंबई तक की वो न्याय यात्रा होगी, वो एक मील का पत्थर साबित होगी 2024 के संदर्भ में राजीव जी।
बिल्कुल 2024 के संदर्भ में, क्योंकि जनवरी का महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। जनवरी में एक तरफ 22 तारीख को राम मंदिर का उद्घाटन है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से ही अपील कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जिनको इनविटेशन दिया गया है, यानी जिसे इनवाइट किया गया है वही लोग आएँ, जिन्हें इनवाइट नहीं किया गया है वो ना आएँ। और दूसरी बात कि 22 तारीख को दिवाली मनाएं। तो ये सारी चीज़ें प्रधानमंत्री अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है और लोकतंत्र की जड़ें जो हैं इतनी कमज़ोर नहीं हैं। देश की जनता सब अपने हिसाब से करेगी आने वाले समय में क्या कुछ करना है। लेकिन उसके साथ साथ 14 तारीख को न्याय यात्रा निकालने वाले हैं राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, और उस न्याय यात्रा को कितना समर्थन मिलता है इंडिया गठबंधन का, ये भी देखना होगा। यह महत्वपूर्ण बात है इसलिए क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की अकेली कांग्रेस पार्टी की यात्रा थी और जो सामाजिक यात्रा थी, राजनीतिक नहीं थी। लेकिन इस यात्रा को, न्याय यात्रा को कांग्रेस पार्टी ने खुले तौर पर कहा है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ये न्याय की बात हम इसमें करेंगे। मतलब तीनों रूप से इस यात्रा को देखा जाएगा। अगर इन तीनों रूप से इस यात्रा को देखा जाएगा तो समझने वाली बात यहाँ ये भी है कि कहीं ना कहीं इसको एक चुनावी मोड में देश जब जा रहा होगा तो उसका लाभ लेने की कोशिश भी होगी। तीसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात आप रख रहे थे, जो शुरुआत में मैं अपनी भूमिका में रख चुका हूं कि व्हेन इन डाउट कट इट आउट। जब आपको, यानी कि जिस पर संदेह है उसको खत्म कर दीजिए, उसको दूर करने की कोशिश कीजिए। लेकिन ईवीएम के मसले पर क्यों नहीं ऐसा हो रहा है? आखिर क्यों बीजेपी को ईवीएम पर किसी तरह का संदेह नहीं है, किसी तरह का शक, आशंका कुछ भी नहीं है? आखिर ऐसा क्यों? 2009 में जब इनकी सरकार नहीं थी और मनमोहन सिंह की सरकार रिपीट हुई थी, तब आपको तो बहुत ईवीएम पे संदेह था। लेकिन आज संदेह क्यों नहीं है? एक सवाल तो है। पैरेलली मोदी जी को जिन पे संदेह होता है उसको कट आउट तो कर ही देते हैं। जो अभी आप कह रहे थे राहुल लाल जी कि चुनाव आयोग की नियुक्ति से सीजेआई को बाहर कर दिया गया, नियम बन गया, बाहर कर दिया गया। तो वहां तो अपने हिसाब से आप अपने संदेह को दुरुस्त करते हैं, उसको खत्म करते हैं। लेकिन देश की जनता अगर किसी चीज पर शक करती है तो उसको दूर क्यों नहीं किया जाता है? क्या देश की जनता को उस हिसाब से ढाला जा रहा है जहां देश तानाशाही की ओर बढ़ जाए? सवाल अब उठता है 2024 क्या उस मुकाम को हासिल करेगा या 2024 अपने इस लचीले लोकतंत्र को और भी मजबूत करेगा? सवाल तो बहुत हैं। जरा समझना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रमोद जी, कैसे देखते हैं 2024? 2023 से शुरू करता हूं राजीव जी। 2023 में हर उस सीढ़ी को तोड़ा गया है जो लोकतंत्र को मंजिल पर ले जाती है। सारी संवैधानिक संस्थाएं मौन हैं। बीजेपी का नारी शक्ति वंदन हो रहा है पूरे देश में, चाहे वो मणिपुर हो चाहे वाराणसी हो जी। इस तरह से महतारी वंदन करते हैं, ये दिख रहा है। एक बात और कहना चाहता हूं वाराणसी के संदर्भ में कि जो 3 लड़के और अपराधी पकड़ाए हैं, इन तीनों का उपयोग मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए किया गया है पिछले 2 महीने से, इसलिए ये गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। उसके बाद इनको इसलिए गिरफ्तार करना पड़ा है कि बीएचयू एक बड़ा संस्थान है और वहां पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ रखा है। सवाल यह है कि यह शक्ति उनको मिल इसलिए रही है कि जब अजय मिश्रा टेनी का बच्चा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचल देता है, उसके बाद चुनाव होते हैं तो उन सारी सीटों पर बीजेपी जीत जाती है जहां यह घटना हुई थी जी। मणिपुर में आप महिलाओं को नग्न घुमाते हैं, दलित महिलाओं को नग्न घुमाते हैं, मध्य प्रदेश में दलित पर पेशाब कर देते हैं, उसका असर चुनाव पर नहीं होता है, बीजेपी जीत जाती है। तो ये ताकत वहीं से आ रही है। आपने एक वीडियो देखा होगा ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले में, जब शुरुआत हुई थी तो एक महिला यूपी की ऑन कैमरा कह रही थी कि महिलाओं के पास, उन महिलाओं के पास ऐसा क्या है जो हमारे पास नहीं है, जो ब्रजभूषण वहां जाता है, हमारे पास भी आ सकता है। मतलब ब्रजभूषण ऐसा नहीं है। तो जब इस सोच को स्थापित कर रही है बीजेपी इस देश में, तो इस तरह की घटनाएं होना बहुत आम बात लगती हैं। और इसका असर कितना हो रहा है ये हम और आप डिस्कशन में तो कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन पर इसका असर नहीं दिखता। वहां पर तो रिजल्ट वही आ रहा है जो भाजपा चाहती है। ब्रजभूषण शरण सिंह
को हमने देख ही लिया है और देख रहे हैं, 24 तक शायद देखते भी रहेंगे। रमेश बिदूड़ी जी संसद के अंदर जिस संसदीय भाषा को उन्होंने उपयोग किया था उसको भी इस लोकतंत्र ने देखा है और सीमा साहब के पास को भी देखा है। तो लोकतंत्र बचा कहां है? लोकतंत्र और राजतंत्र में परिवर्तन हो गया है। राजा अयोध्या में जाकर कहता है कि इस मंदिर में वही आएगा जिसको हम बुलाना चाहेंगे। ये जनता का मंदिर नहीं है, श्री राम का मंदिर है जिसे हमने बनवाया है, हमने उनको घर में पहुंचाया है और उस घर में वही जाएगा जिसको हम भेजना चाहते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ से उसमें 300 टन चावल भेजा गया है। ये वही राइस मिलर हैं जिन पर चुनाव के पूर्व ईडी ने छापा मारा था कि वो चावल की मिलिंग में गड़बड़ी कर रहे हैं और जो शासन का जो धान है उसकी मिलिंग करके शासन को नहीं लौटाकर उसका गबन कर लिए हैं। और अब वही चावल नई सरकार राम मंदिर भेज रही है, उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। अब वो मामला बंद कर दिया गया है ईडी के द्वारा। किसी राइस मिलर से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। आज भी लगभग 85,000 टन धान जो है उसका कोई हिसाब नहीं है राइस मिलर के पास कि उन्होंने जो धान लिया था छत्तीसगढ़ में सरकार से मिलिंग करने के लिए वो कहां गया। उसकी डेट 2.5 महीना पहले खत्म हो चुकी थी, एक्सपायर हो चुकी थी कि इसको जमा करने की डेट है, उसको लगातार बढ़ाया जा रहा है। राइस मिल एसोसिएशन के जो नए अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बृजमोहन अग्रवाल जी के भाई साहब हैं। इसी से पता चलता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। वोट एकमात्र चीज रह गई है और वो ईवीएम में कैद है। और ईवीएम कैसे काम कर रही है आप अभी भी बता रहे थे। मिशिगन यूनिवर्सिटी का मामला जो है, एक हमारे मित्र ने पिछले दिनों बनाना और केला करके दिखाया ही था। देश के सुप्रीम कोर्ट के 40 वकील एक साथ मांग कर रहे हैं कि भाई साहब ईवीएम की जांच कराइए या 50 ईवीएम हमको दीजिए, हम जांच करा के बताते हैं कि क्या हो रहा है। गुड़गांव के केस का आपने जिक्र कर ही दिया है। मतलब तोते की जान जो है वो कहां फंसी है सबको पता है। और चुनाव आयोग को अपनी मुट्ठी पे इसीलिए किया गया है कि उसमें से चीफ जस्टिस को इसीलिए बाहर किया गया है। कुल मिलाकर के व्यू रचना तो पूरी तरह है कि धोखे के सारे पासे फेंक दिए गए हैं। अर्जुन को दूर भेज दिया गया है और चक्रव्यूह रच दिया गया है जिसमें अभिमन्यु नाम के लोकतंत्र की हत्या करना तय है। अब देश की जनता को तय करना है कि इस महाभारत को समझ रही है या नहीं समझ रही है। अगर समझ रही है तो 24 में इनको सत्ता से बाहर कर दे, अन्यथा हमारे देश को अरब सागर में ले जाकर डुबो दे। राजेश जी, तोते की जान आखिर फंसी कहां? डॉक्टर दीपक पाचपुर जी। दीपक जी की आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है जी। मैं कह रहा था कि 2023 ने हमें क्या दिया, 2024 क्या लेकर आएगा, इसको जानने के पहले हम थोड़ा सा 2013 के पहले जाएं। 2013 के बाद जितना मोदी जी काफी कुछ लोगों के बारे में बताते थे, शासन कैसा चलाया जाए, चीन को लाल आंखें कैसी दिखाया जाए, पाकिस्तान को घुसकर कैसे मारा जाए, महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जाए, पेट्रोल की कीमतें कैसी घटाई जाए, ये सारा जो है 2014 के बाद वो सारा के सारे जो रिकॉर्ड थे वो बजने बंद हो गए। उसके बाद संवादहीनता जो थी, वो संवादहीनता जो है कभी कभी कहाँ टूटती थी, कब मन की बात में टूट जाती थी थोड़ी बहुत, या शाम को अचानक 8 बजे वो नमूदार होते थे, बताते थे कि अभी जो है थोड़ी देर के बाद सारे के सारे नोट जो है वो बंद हो जाएंगे वगैरह वगैरह। 2023 में हमने संवादहीनता की पराकाष्ठा देखी है। ऐसी कम से कम 4 बड़ी घटनाएं जिस पर कोई सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी चुप नहीं रह सकता, उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री साहब मौन रहे। शुरुआत अगर हम करें तो एक मणिपुर का मामला देखिए। मणिपुर के मामले से लेके सांसदों के निलंबन से लेके बृजभूषण शरण वाला मामला, उसके बाद अभी जो हाल ही में सांसदों का जो निलंबन हुआ 146 पे, मोदी जी कुछ नहीं बोले। अब बीएचयू जो अगर वो एक सामान्य सांसद होते, प्रधानमंत्री नहीं होते, तो भी एक सांसद होने के नाते उन्हें उनके क्षेत्र में जो कुछ घटा है, वो बनारस विश्वविद्यालय की जो घटना है उसके बारे में उन्हें बोलना चाहिए था। लेकिन हम सब जानते हैं, हम इस निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं और ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम 2 चीजों के निष्कर्ष पे पहुंच चुके हैं
कि वो कुछ नहीं बोलेंगे, और तीसरा कि वो कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि लोकतंत्र का जो ह्रास है, उसका जो अवमूल्यन है, मतलब जो कह रहे हैं कि अरब सागर में फेंक दिया जाए इस लोकतंत्र, इस देश को, तो ये इसका कारण ये है कि ये 2023 में वैसी स्थिति बना ली गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम एक अच्छी चीजें भी देखने की कोशिश करें, तो मुझे लगता है कि 2023 का जो 30 जनवरी 2023 ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था, जिस दिन राहुल गांधी ने अपनी जो यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा, उसका समापन किया, और उसके बाद जो है सारी की सारी परिस्थितियां बदली। इन 9 सालों में, इसके पहले 9 सालों में विपक्ष भी निराश था, लोग निराश थे, कई लोग अभी भी निराश है, ये बात सही है। लेकिन ये बात सही है कि 2023 के बाद ऐसी उम्मीद जगी है कि सत्ता चाहे जैसा भी व्यवहार करे, लेकिन इसके खिलाफ आवाज उठाई जा सकती है। 2 और महत्वपूर्ण घटनाएं 2023 की, जिसको मैं मानता हूं कि कर्नाटक को इसी व्यवस्था के अंतर्गत कर्नाटक में कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को हराया, और तेलंगाना में एक नया राज्य जो है उसने हासिल किया। इसका मतलब यह है कि विपक्ष, कुछ का उल्लेख हम कर चुके हैं, जैसे घोसी वगैरह का जो उपचुनाव है वो भी उसकी बात हो चुकी है। लेकिन कर्नाटक और तेलंगाना को जीतना मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके कारण इंडिया गठबंधन जो है, पिछले 9 सालों से ऐसे बातें बहुत हो रही थी कि गठबंधन बनाया जाना चाहिए। मैं भी 1-2 बार उल्लेख किया था। मुझे याद है कि 2015 में अरुण शौरी ने एक भाषण में उसी समय कहा था कि जब तक 1 to 1 नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ केवल एक उम्मीदवार नहीं होगा, एक उन्होंने वहां पर भाषण दिया था, तब तक भारतीय जनता पार्टी को हराना बहुत मुश्किल है। उनकी बात को स्वीकार करते, मानते और इम्प्लीमेंटेशन करने में 6 साल विपक्ष ने लगा दिए, 6, साढ़े 6, 7 साल। तो ठीक है, अब देर आए दुरुस्त आए, लोगों को लोकतंत्र का महत्व भी पता चल रहा है। अब दूसरी बात यह है कि 2024 की जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो भी सामने हैं। तो वो जो है, उसको जो राम मंदिर वाला मामला है उसको किस प्रकार से टैकल किया जाएगा, और दूसरा ईवीएम को लेके विपक्षी गठबंधन क्या करता है। लेकिन अगर इंडिया को अपनी ताकत का एहसास होने लगा है, तो सबसे बड़ी बात, निरंकुश या तानाशाह जो होता है, उसके लिए सबसे जो खतरे की बात यह होती है कि उसके खिलाफ लोग एक स्वर से और एक पूरे के पूरे विचारों को लेकर एकत्र होते हैं, जिसमें देखिए कि तमाम तरह के जो लोग जुटे हैं वो सब अलग अलग विचारधाराओं के हैं। लेकिन एक बात क्लियर है, उन्होंने देश और दुनिया के सामने शिनाख्त कर दी कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा खलनायक कौन है और किसके खिलाफ आपको लड़े जाने की जरूरत है। तो 2023 का ये संदेश जो है, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण है। मैं नहीं जानता कि 2024 में इसको लेकर कितनी सफलता मिलती है विपक्षी गठबंधन को, लेकिन जो लड़ाई शुरू हो गई है, अक्सर होता यह है कि तानाशाहों के खिलाफ लंबी लड़ाइयां लड़नी पड़ती हैं। निरंकुश सत्ता बहुत आसानी से अपने हाथ में जो पकड़ है उसको आसानी से नहीं छोड़ती। एक तानाशाह, कई बार ये भी देखा गया है कि एक तानाशाह दूसरे तानाशाह को सत्ता देकर जाता है, वैसा भी होता है। तो लेकिन एक बात जरूर है कि भारत के लोकतंत्र ने बता दिया है, जो लोग लोकतांत्रिक बातों में विश्वास करते हैं, उसके मूल्यों में विश्वास रखते हैं, वो लड़ने के लिए तैयार है। ये 2023 का सबसे बड़ा संदेश है जो 2024 में कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा मुझे लगता है राजीव जी। जी, 2023 से 2024 में क्या कुछ कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, और सबसे बड़ी बात कि 2024 पर निगाहें क्यों टिकी हुई हैं। आम चुनाव है, और आम चुनाव ऐसा वैसा नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये अगर मोदी जी जीत गए तो शायद आखिरी चुनाव होगा, कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यहाँ से लोकतंत्र मजबूत होगा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि नहीं, आएगा तो मोदी ही। तो ये तमाम बातें, इन सब के बीच सेल्फी स्टैंड तैयार है, और रेलवे स्टेशन पे जो सेल्फी स्टैंड बनाए गए हैं उसकी कीमत भी अब आरटीआई के ज़रिए बता दी गई है कि 6 लाख से ज़्यादा रुपए उस पर एक सेल्फी स्टैंड पे। सेल्फी स्टैंड आप लोग समझ रहे होंगे, जो रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट या ऐसे तमाम जगहों से गुजर रहे होंगे, कहीं ना कहीं मोदी जी की आदमकद प्रतिमा जो है, कटआउट्स आप देख रहे होंगे, जिनके साथ मोदी जी के साथ आप खड़े होकर फ़ोटो खिंचा सकते हैं और अपने साथ आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ वहाँ प्रचार भी है, उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं का प्रचार भी है। तो ये सब कुछ है, यानी बीजेपी का पूरा तंत्र जो है वो चुनावी मोड में जा चुका है। ये देखिए, ये तस्वीर सामने है, नया भारत, और उसी तस्वीर के सामने यहाँ ये एक नया भारत की तस्वीर ये भी है। हमारे नए भारत में लोग सड़कों पे हैं। मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ लोगों को हमने घर दे दिया। 2022 तक इन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि हम, और देखिए 10 करोड़ गैस कनेक्शंस दे दिया गया है गरीबों को, ये लिख रहे हैं, गिवन टू द पुअर लिख रहे हैं यहाँ। और सेल्फी स्टैंड है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक गृहिणी के साथ ये तस्वीर, और यहीं पर इस ठंड में लोग खुले आकाश में सो रहे हैं, खुले आसमान में। यही भारत है, ये विकसित भारत की गारंटी दे रहे हैं मोदी जी।
अमलेंदु उपाध्याय जी, इन तस्वीरों को देखते हैं जब, और खासकर उन लोगों को जो खुले तौर पे समर्थक हैं मोदी जी के, बीजेपी के समर्थक हैं, उनको कुछ नहीं लगता होगा कि हाँ इस देश में हो क्या रहा है? कब तक आप झूठी गारंटियों का ढोल पीटेंगे? राजीव जी, समर्थकों को तो कुछ नहीं लगता होगा, क्योंकि आप देखिए जो नशेड़ी होता है वो जब नशा करता है तो उसे कुछ नहीं लगता है कि वो नशा कर रहा है, वो नशे में ही मुब्तला रहता है। तो मोदी जी के समर्थकों की स्थिति जो है वो मोदी जी का नशा उन पर चढ़ा हुआ है, तो उस नशे के अंतर्गत ही जो है वो सारी अपनी हरकतें इस समय कुल मिला के कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन जो देश की बाकी जनता है, जो देश के बाकी लोग हैं, उनको निश्चित तौर पे चिंता होनी चाहिए कि देश अब जा किस रास्ते पे रहा है। यानी कि अगर गैंगरेप के आरोपी जो है और यौन दुराचार के आरोपी जो है, अगर वो प्रधानमंत्री की नजदीकी पाए जाते हैं इस तरीके से, और मुख्यमंत्री की नजदीकी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नजदीकी इस तरीके से उनकी चीजें आती हैं, जाहिर सी बात है कि समझाया जा सकता है कि वो पकड़ दो तेरी क्यों ही होगी। और प्रमोद अग्रवाल जी ने बता ही दिया कि भाई उनकी क्षमताओं का प्रयोग जो है वो मध्य प्रदेश के चुनाव में किया गया है जी। तो अब इसी तरीके की क्षमताओं के लोग चाहिए भारतीय जनता पार्टी में। आखिर क्या कारण है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भारतीय जनता पार्टी किनारे नहीं कर पाती है, या स्वामी चिन्मयानंद से पल्ला नहीं झाड़ पाती है, कुलदीप सिंह सेंगर से पल्ला नहीं झाड़ पाती है? यही कारण है कि वहां ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कत्ल है और ऐसे ही लोग वहां आगे बढ़ते हैं। आप उठाकर के देखिए जो एडीआई की रिपोर्ट्स आती है राजीव जी, कि कितने माननीय जो है जिनके ऊपर अपराध है, गंभीर अपराध जिनके ऊपर लगे हुए हैं, जो केसेस में है, उनमें कितने भारतीय जनता पार्टी के और कितने और दलों के हैं। तो आप देखेंगे कि लगभग जो है वो 2/3 जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ही माननीय उसमें निकलेंगे, उन रिपोर्ट्स में जो आती है सब मिला करके। और ये रिपोर्ट्स ऐसी आती है जो माननीय जो है जब चुनाव लड़ते हैं, अपना हलफनामा दाखिल करते हैं, उसमें जो बताते हैं। अब जो नहीं बताते वो तो अलग के मसले हैं, जैसे कैलाश विजयवर्गीय का बीच में एक मसला आया कि साहब उन्होंने नहीं बताया, कोई उन पर मुकदमा चल रहा है, तो वो नहीं शामिल होगा, तो अलग की चीजें हैं इस तरीके की। तो जो बताए जाते हैं उसमें इस तरीके की जब स्थिति आप समझ सकते हैं कि वहां क्या स्थितियां हैं। अब राहुल गांधी कुछ कहते रहे, देश की जनता कुछ कहती रहे, विदेश हुआ अपना जो है रखती रहे, जाकर के अपना मेडल जो है प्रधानमंत्री के घर पे जाकर के, प्रधानमंत्री पे क्या असर पड़ता है? प्रधानमंत्री पे कोई असर नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो अपना नारा दे रहे हैं, वो मन की बातें करते हैं, तो मन की बातें अपने करते रहते हैं वो। तो जब तक कि राजीव जी ये मन की बातों पर रोक नहीं लगेगी, इन मनमौजी बातों पर, तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। और ये मन की बातों पर रोक जो इस देश की जनता लगा सकती है, हमारा आप बैठे के विश्लेषण कर सकते हैं। इस जनता को है इसके लिए आगे बढ़ना होगा कि ये मनमौजी बातें जो हो रही है, इन मनमौजी बातों पे रोक लगाई जाए, वरना देश जो है गर्त में जा रहा है, बहुत तरह जा चुका है, और अगर 2024 में भी यही परिस्थिति आ जाती है तो और ज्यादा गर्त में देश चला जाएगा। तो ये जनता को सोचना है, जो वोट देने वाले लोग हैं उनको सोचना है। अब जो ईवीएम को लेकर के राजीव की बातें हो रही है, अभी मैं देख रहा था एक वकीलों का एक समूह है, वो सेव कुछ करके उनका वो लोग 5 जनवरी को जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पटियाला हाउस से, वो निकालेंगे शाम को 4 बजे मार्च, वहां जाएंगे चुनाव आयोग कि भाई 50 मशीनें आप हमको दीजिए और हम कुछ नहीं करेंगे, हम हैक करके दिखाएंगे। आप कहते ना कि भाई हैक भी हो सकती है, और कोई भी आकर के कहे, आपको लगता है कि कहीं गड़बड़ी हो रही है, तो हम चुनाने के लिए जा रहे हैं कि गड़बड़ियां होती है, और 50 मशीनें हमें दे दीजिए। तो अगर चुनाव आयोग जानता है कि भाई मशीनें हैक नहीं हो सकती है इस तरीके, तो मशीनें दे दे, फिर मालूम पड़ जाएगा हैक होती है नहीं होती है। यानी आप मशीनें देंगे भी नहीं, और ये भी आप कहते रहेंगे कि मशीनें हैक नहीं हो सकती है, दावा भी आप करते रहेंगे, और फिर कहेंगे कोई आके आप हैक कर ले। अरे भाई आप मशीनें देंगे तो कोई कल कैसे देगा हैक? तो ये कुल मिला के जो स्थितियां बन रही है, मुझे लगता है कि इन मशीनों को लेकर के संदेह निश्चित तौर पे बिल्कुल सही है और गलत नहीं है संदेह। आज दिग्विजय सिंह का भी एक ट्वीट है कि इंडिया गठबंधन जो है वो सड़कों पर उतरेगा, उसके पास और कोई चारा नहीं है। मुझे लगता है कि तमाम चीजों के साथ साथ ईवीएम को लेकर के भी इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ना, संसद से लेकर सदन तक और अदालत तक के रास्ते हैं, जो भी संभव रास्ते हो सकते हैं, क्योंकि आपकी लड़ाई जो है रोकना चाहूंगा। और इम्पोर्टेंट पहलू यहाँ ये है कि इंडिया गठबंधन का जो प्रमुख घटक दल है कांग्रेस पार्टी जो है, वो ऑलरेडी अब सड़क पे 14 तारीख से होगी, और न्याय यात्रा हो सकता है उसमें भी ईवीएम का मसला। और जैसा कांग्रेस के लोग बता भी रहे हैं कि ईवीएम के मसले को हम उस समय ज़ोर शोर से उठाएंगे और जन जागरूकता पैदा करने की कोशिश होगी। लेकिन क्या चुनाव आयोग इस मसले पर गंभीरता से ध्यान देगा, इस संदेह को दूर करेगा, शक की सुई जो वहाँ अटकी पड़ी है उसको ख़त्म करेगा? बहुत सारे सवाल तो हैं, और इन सवालों के बीच बहुत जल्दी 2024 का चुनाव होना है।
और चुनाव 2024, चूंकि कल से 2000 अभी से कुछ घंटे बाद, 4 घंटे बाद, पौने 4 घंटे बाद हमारे देश में नए साल का आगाज़ हो जाएगा, और उसके साथ साथ 24 में जो कुछ भी होना है उस पर सबकी निगाहें टिक जाएंगी। उसमें भी जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, उस लिहाज से भी हम इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और अब आना चाहता हूं एक बार फिर से प्रशांत टंडन जी आपके पास। प्रशांत जी, 23 की बात से आगे जरा बढ़ें, हम 24 में आए। तो 24 में आप इंडिया गठबंधन को लेकर के, और लगातार एक बहुत सबसे बड़ी चुनौती इंडिया गठबंधन के सामने फर्जी खबरों की भी है, जिन फर्जी खबरों से उनको 2-4 रोज होना पड़ रहा है। नीतीश कुमार एनकाउंटर हो रहा है, खबरों के जरिए किया जा रहा है। ललन प्रसाद सिंह जो हैं वो कहते हैं कि मैं मानहानि का दावा करूंगा, इन लोगों को नोटिस भेजूंगा माफ़ी मांगने के लिए, अगर नहीं मांगेंगे तो मानहानि का दावा करूंगा। लेकिन कितने लोग करेंगे मानहानि? कितने लोग जो हैं वो इन खबरों को, कल को ये माफ़ी मांग भी लें, लेकिन जो डैमेज करना था वो डैमेज तो कर दिया ना। और ये तो लगातार हो रहा है। इससे आखिर क्योंकि दो चीजें पैरेलली चल रही हैं, समानांतर चल रही हैं। एक है ईवीएम जिस पर शक की सुई अटकी पड़ी है, और दूसरा है मीडिया का एनकाउंटर। लगातार लिंचिंग मीडिया कर रहा है आपका। कैसे इससे जूझे इंडिया गठबंधन, और 2024 में इंडिया गठबंधन के लिए सकारात्मक रिजल्ट आते हुए खुद को वो मतलब वहां तक लेके जाए? राजीव जी, बहुत महत्वपूर्ण दोनों पहलू हैं, और ईवीएम को लेकर अगले कुछ दिनों में मैं देशव्यापी एक आंदोलन खड़ा होते हुए देख रहा हूं, और राजनीतिक पार्टियों को इसको पूरी तरीके से समर्थन देना चाहिए। ये वकीलों के जरिए हो रहा है, सिविल सोसाइटी के जरिए हो रहा है, कुछ बुद्धिजीवियों के जरिए हो रहा है। एक बड़ा राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा हो रहा है ईवीएम के खिलाफ, और उसके बहुत जायज कारण है। एक सबसे बड़ा कारण है कि मेरे वोट का अधिकार मेरे पास क्यों नहीं है, कंट्रोल मेरे पास क्यों नहीं है, ये शीशे में क्यों दिखाई देगा मुझे, मेरे हाथ में वो पर्ची क्यों नहीं आएगी और मैं डालूंगा क्यों नहीं। इसको सुप्रीम कोर्ट को करने में क्या हर्ज है? कोई टेक्नोलॉजी नहीं चेंज करनी है, कोई सिस्टम भी चेंज करना है, सिर्फ ये करना है कि जो पर्ची दिख रही है मेरा बटन दबाने के बाद, वो उस बक्से में ना जाकर बाहर आए और उस पर्ची को फोल्ड करके मैं बक्से में डालूं और उस पर्ची की काउंटिंग हो। इसमें कौन सा ऐसी रॉकेट साइंस है, ऐसा कौन सा पहाड़ टूट जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट को दिक्कत होनी चाहिए? इसमें तो कुछ ज़्यादा फेरबदल की जरूरत नहीं है, कोई लाखों ईवीएम नहीं बदलनी है, ये तो ऑलरेडी वीवीपैट और ईवीएम आपके पास है। केवल वो पर्ची मतदाता के हाथ में देनी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात राजीव जी ये है, जिसकी भी स्टडी होनी चाहिए, जो थोड़े बहुत ट्रेंड सामने आए वो चौंकाने वाले हैं। आपने भी चर्चा की है पीछे कई बार इसकी। वो ये कि जब आखिरी फेज की काउंटिंग, आखिरी फेज की पोलिंग और काउंटिंग में समय कम होता है, यानी 1 या 2 दिन का ही समय होता है, उन चुनाव में बीजेपी के रिजल्ट अच्छे नहीं आते। और जहां पे काउंटिंग पोलिंग हो गई और पोलिंग के बाद 1 महीना 45 दिन का समय है काउंटिंग के लिए, वहां पे तस्वीर दूसरी हो जाती है जी। अब जिन चुनाव के पहले ईवीएम जहां जिन स्ट्रांग रूम में रखी जाती है वो चुनाव आयोग के कंट्रोल में नहीं है, वो राज्य सरकारों के कंट्रोल में है। यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, इन राज्यों में बीजेपी की सरकारों के जो जिला अधिकारी हैं या जिला प्रशासन है, उसके कंट्रोल में ईवीएम के स्ट्रांग रूम होंगे। और चुनाव आयोग नहीं तय करता है कि कौन सी ईवीएम कहां जाएगी। बहुत से लोगों का शक है कि ईवीएम की हैकिंग तो छोड़िए, ईवीएम ही बदली जाती हैं कुछ जगहों पे। तो ये तमाम तरीके के जो डाउट्स हैं, अगर जनता के मन में ये डाउट आ रहे हैं
तो चुनाव आयोग को दूर करने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को इसमें मदद करनी चाहिए। दूसरी चीज ये राजीव जी की बीजेपी या मोदी साहब 2023 के आगे की घटनाओं से, चाहे वो हिंडनबर्ग हो, चाहे बीबीसी की रिपोर्ट हो, चाहे वो और तमाम बातें हों, पूरी दुनिया में इस्टेब्लिश हो गए कि मोदी साहब एक डेमोक्रेटिक नेता नहीं है, वो एक ऑटोक्रेटिक नेता के तौर पे उभर रहे हैं और दुनिया के लोकतंत्र के लिए चुनौती बनेंगे। ये 2023 में इस्टेब्लिश हो गया। और इसीलिए आप देखिए कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स है, उन सब में वैसी चीजें आ रही हैं, डाउन जा रहे हैं। और अभी आप देखिए कि जो अमेरिका जो कर रहा है, जो पन्नू का मामला है, उसको सुपारी देने का या उसकी हत्या करने का साजिश का, या कनाडा में जो मामले हुए, एक बहुत अलग तरीके की इमेज मोदी साहब की बन गई है। और दूसरी जो मोदी साहब के अंदर परिवर्तन आया है, बेहद असुरक्षित। अगर वो असुरक्षा नहीं होती तो वो चुनाव आयोग के नियुक्ति का कानून बदलते नहीं। वो सब चीज कंट्रोल करना चाहते हैं ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना होने पाए। उनको डर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो हार जाएंगे। और एक आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ईवीएम के साथ साथ आपने सवाल पूछा कि मीडिया का, मीडिया बेशर्मी के साथ अभी राम मंदिर का चलाएगा 1-1.5 महीने 2 महीने जब तक चुनाव करेगा, सुबह से रात तक अयोध्या के सिवा कुछ भी नहीं चलेगा। इस मीडिया के खिलाफ 2 काम करने चाहिए विपक्ष को। एक, सड़कों पर उतरकर नाम लेकर आंदोलन करना चाहिए। सिर्फ उनके शो में जाने से न जाने से, बाइकआउट करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये मीडिया रवांडा मीडिया है, ये देश हित में नहीं काम कर रहा है, ये समाज को बांटने का काम कर रहा है, ये संविधान के खिलाफ खड़ा हो गया है। इसके खिलाफ सड़कों पर उतर कर आंदोलन करना चाहिए। और दूसरा कि जो वैकल्पिक मीडिया उतरा है या है और अच्छा काम कर रहा है, उस वैकल्पिक मीडिया को, इंडिया गठबंधन को, विपक्षी नेताओं को और जो भी ताकतें हैं जो लोकतंत्र बचाना चाहती हैं, जो संविधान बचाना चाहती है इस देश में, उनको इस वैकल्पिक मीडिया को ताकत देनी चाहिए, उसके साथ खड़ा होना चाहिए। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, ये तीनों महत्वपूर्ण पॉइंट आप यहाँ रख रहे थे। ईवीएम और मीडिया, इसकी चर्चा ज़रूरी है। एक बार अनिल सिन्हा जी आपके पास भी आना चाहता हूँ। ईवीएम और मीडिया को लेकर चर्चा इसलिए क्योंकि ये दोनों बहुत बड़ी ताकत मानी जा रही है बीजेपी सरकार के लिए, मोदी जी के लिए। और लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं, हम बीजेपी या कांग्रेस, यहाँ पर अगर कांग्रेस भी ऐसे करती रहती तब भी हम ये चर्चा करते, और आज बीजेपी के ऊपर संदेह की सुई है, तो इसलिए हम बीजेपी की बात कर रहे हैं। और उस लिहाज से इन दोनों मसलों को कैसे हल करने की अगर पहल हो विपक्ष की तरफ से, या देश के एक नागरिक होने के नाते आपसे समझना चाहूंगा कि क्या कुछ आपका नजरिया इस पे है, क्या कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपका है, क्योंकि ईवीएम को लेकर पूरे देश में माहौल तो गर्मा रहा है, लेकिन आंदोलन खड़ा करते हुए अभी कोई भी दल या कोई भी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखाई नहीं दे रहा है। कोर्ट के वकील सामने आ रहे हैं। इधर दूसरी तरफ इंडिया के दलों ने पिछले दिनों 10, 12, 14 पत्रकारों के शो में नहीं जाने का फरमान जारी, एक लिस्ट जारी कर दिया, लेकिन उस चैनल का बहिष्कार आप नहीं कर रहे हैं। आप कुछ उसी चैनल पे जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ नहीं बैठेंगे, इसके साथ बैठेंगे। आप कैसे तय कर रहे हैं कि ये जो है वो अच्छा है और ये खराब है? तो ये जो चीजें हैं, और यहां फिर प्रशांत जी की बातों को अगर आप आगे बढ़ा पाए तो प्लीज अनिल जी। देखिए, ये मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूं कि आपको ये आंदोलन करना पड़ेगा, और ये आंदोलन इसको मीडिया के खिलाफ या जो गोदी मीडिया है उसके खिलाफ नहीं मानना चाहिए। ये है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो तंत्र है, जो भी अभिव्यक्त करना चाहते हैं हम, वो किस तरह पारदर्शी बने, इसका पूरा आपको तरीका करना पड़ेगा। और देखिए, ये सिर्फ मामला वहां नहीं किया उन्होंने, देखिए बहुत तरीके से इन्होंने सारा कुछ किया है और प्लान्ड वे में, क्योंकि आरएसएस कोई एक दिन का ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। एक तो मैं पहले आपको उदाहरण दे दूं
कि जिस पर कि सब लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, कुछ लोगों ने लिखा है मीडिया में कि पर्ची से जो निर्धारण होने का सीएम का हुआ, इसको आप हल्के में मत लीजिए। ये है इंटरनल डेमोक्रेसी खत्म करने का एक तरीका, और उन्होंने वो किया इस बार कि पर्ची निकालने वाला। और ये आरएसएस में होता है कि संघ का जो बनता है, वो जो पूर्ववर्ती रहते हैं उनका जो नॉमिनेशन किया रहता है वो उसकी पर्ची के आधार पर बनता है। तो ये उन्होंने कर दिया है। ऐसा ही हुआ मीडिया और बाकी जो फोरम्स थे जो लोगों की बात को रखने वाले। पहला अटैक उन्होंने, आपको ध्यान होगा कि जेएनयू पे किया। जेएनयू क्या था? जेएनयू को जो लोग जानते हैं उनको पता होगा कि जेएनयू में ऑलवेज सदैव एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। वो कभी कांग्रेस के पक्ष में खड़ी नहीं थी। जेएनयू की जो यूनियनें थी, छात्र यूनियन, या वहां का डिस्कोर्स नहीं उनके पक्ष में था। अब समझिए क्या कि वो बस्तर में जो आंदोलन चल रहा है या बिहार के देहात में, वो सब आंदोलन का मतलब कि बारे में जो रिसर्च करना, उसके बारे में बात करना, और लोग महफूज समझते थे। उनको लगता था कि वहां जाकर अपना जेएनयू में जाकर आप अपनी बात रख सकते हैं विद्वानों और छात्रों के सामने। तो उन्होंने पहला काम किया कि जो विश्वविद्यालय थे वहां जो अभिव्यक्ति, जो देखा होगा आपने रोहित वेमुला का मामला आया और किस तरह से सरकार ने किया, और राहुल गांधी ने उस समय भी, मतलब आपको ये कंसिस्टेंसी दिखाई देगी कि जेएनयू हो या हैदराबाद का मामला हो, सारे मामलों में राहुल गांधी ने एक जबरदस्त कंसिस्टेंसी दिखाई दी थी, भले ही उनकी इमेज को मीडिया ने रखा हो। अब यही स्थिति है कि ये जो मीडिया है, इसमें आप उसको ऑर्गेनाइज्ड फाइट के तौर पर अगर जब तक नहीं लेगी कांग्रेस या बाकी जो दल है, तब तक हमको लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो चैनल तो उनके हाथ में ही रहने वाला है। और लेकिन आपके पास एक वैकल्पिक मीडिया खड़ा हो चुका है, जो डिजिटल में भी है, प्रिंट में भी बहुत सारा अखबार ऐसा है जिसको कि जरूरत है। तो कम से कम आप उसको मतलब प्रसार का, मैं नहीं कहता कि कोई वो आर्थिक ये करें, मदद करें, या वो एक उसका बहुत एक थीन लाइन है जिसको कि मीडिया को भी समझना पड़ेगा कि वो उनको किस हद तक उनकी मदद लेनी है। लेकिन कम से कम इसको एक आंदोलन के रूप में, क्योंकि आपको यह ध्यान होगा कि जब इमरजेंसी था तो जो प्रतिपक्ष पत्रिका थी अदर साइड, इसकी जो पत्रिका थी जॉर्ज फर्नांडिस की, वो प्रसार से बिकता था। ऐसे ही आपने लगातार देखा होगा कि कई अखबारों ने ऐसी भूमिका निभाई जो कि उसके खिलाफ थे और आवाज की। तो वो एक उस लेवल पे ले जाना पड़ेगा। दूसरा मैं कहूंगा कि ईवीएम के बारे में एक चीज तो करना है कि लोगों को जागृत करना है, इसकी बहुत बड़ी जरूरत है, क्योंकि लोग अभी भी जो है पूरी तरह से उसकी सच्चाई समझने में थोड़ा टेक्निकल भी है। तो और ये डिमांड को रखना चाहिए, जैसे वीवीपैट का आप ये करने का, सबका पूरा 100% ये करे, मतलब उसकी गिनती हो, और वो जो है डालने का काम वो देखने के बाद करे। ये सारा कुछ समय का ड्यूरेशन, ये सही बताया उन्होंने। जहां जहां गैप ज्यादा है काउंटिंग और मतदान के बीच में, वहां बीजेपी के जीतने की संभावनाएं हर जगह दिखाई देती है, और जहां कम है वो कई जगह हारी है। तो इस तरह से ये सब सारे, हमको लग रहा है कि ये आंदोलन के रूप में उनको लेना पड़ेगा और उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरा एक चीज है कि रोड पर जब न्याय यात्रा में निकले हैं लोग, तो ये इंश्योर करना चाहिए कि जो उसका कवरेज है उसको कैसे वो ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हैं मीडिया में। और ये सब मतलब मुझको लग रहा है कि बहुत ऑर्गेनाइज्ड फाइट है। आप एक ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो आप ये मान कर ना चले कि लोकतंत्र में है और उसके हिसाब से आपकी बात आ जाएगी। लोकतंत्र बहुत खतरे में है, लोकतंत्र के कई अंग काट दिए गए हैं। अब इस विकलांग स्थिति में आपको कैसे लड़ना है ये देखना। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी। ईवीएम और मीडिया दोनों ऐसे तंत्र, ऐसा यंत्र जिसके सहारे 2024 का चुनाव जो है और उसके इर्द गिर्द ही घूमता हुआ चुनाव दिखाई दे रहा है। जीते हारे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इर्द गिर्द चुनाव वही दिखाई दे रहा है। क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में ईवीएम को लेकर, जैसा अभी अनिल सिन्हा जी और उनसे पहले प्रशांत टंडन जी कह रहे थे, ईवीएम को लेकर एक माहौल देश में बनता हुआ दिखाई देता है क्या?
नहीं, निश्चित रूप से। और अगर लोग इसके लिए अब तैयार हो रहे हैं, जो पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो लोग अगर तैयार हो रहे हैं तो इसका वेलकम होना चाहिए। और राहुल गांधी की यात्रा में अगर ये सवाल उठता है तो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मुझे लगता है कि इन 10 सालों में, 15 सालों में जो हुआ है उसको लेकर के भी चिंता होनी चाहिए। इस देश के लोगों का नागरिकता बोध छलनी कर दिया गया है। जो मताधिकार की चेतना थी उसको गायब कर दिया गया है। 5 किलो राशन पर प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं। लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, और लोकतंत्र कैसे मजबूत हो, संवैधानिक संस्थाएं कैसे नागरिकों के हित में, उनके पक्ष में खड़ी हों, और लोग अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए, नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने में स्वतंत्र हों, अपनी बात कह सकें, ये और बड़े सवाल हैं जिनको लेकर के सड़क पर उतरने की जरूरत है। चुनाव को पूरा मैनेजमेंट में तब्दील कर दिया गया जी। सरेआम पैसे बांटे जा रहे हैं, शराब बांटी जा रही, साड़ियां बांटी जा रही। और मैं पिछले दिनों राजरत्न अंबेडकर के साथ था, जो बाबा साहब अंबेडकर के पोते हैं। उन्होंने एक बात को एक बड़ी सभा में बहुत बढ़िया से उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उसको यहाँ रेखांकित करना जरूरी है। उन्होंने महिलाओं से कहा कि जो आज तुम्हें साड़ियां दे रहे हैं वो कल साड़ियां भी उतारेंगे, जो आज शराब दे रहे हैं वो कल तुम्हारा खून पिएंगे। तो ये लोगों को उनका अपना अधिकार बताने की जरूरत है। अब सोचिए, डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू ने, गांधी ने इस देश में सबको बराबर का मताधिकार दिया। दुनिया के कई बड़े देशों में, बड़े विकासशील देशों में उस समय ये नहीं था। लेकिन भारत में चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, महिलाएं हो, सबको मताधिकार मिला और सबके मत का मूल्य समान रखा गया। ये नहीं है कि अडानी साहब के मत होगा और एक मजदूर का कुछ और होगा। ये चीज सिरे से गायब की जा रही है और 500 रुपए में, 1000 रुपए में उसके वोट को हासिल किया जा रहा है। मजाक बना करके रख दिया है आपने मत देने के अधिकार को। सबसे ज्यादा जरूरत है विपक्ष को इन लोगों के भीतर की उस मताधिकार चेतना को पैदा करना। और भारत जैसा देश, जिसे मैं वाइब्रेंट जो डेमोक्रेसी हमारी, वो नरेंद्र मोदी की भाषा वाली नहीं है कि हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी हैं और बहुत लफाजियां जो होती हैं, मैं उसकी बात नहीं करता हूं कतई जी। भारत की डेमोक्रेसी की खासियत यह है कि यहाँ के गरीब लोगों ने उसको डेवलप किया है, उसको जिंदा रखा है। कितना मिडिल क्लास है, हायर क्लास है जो वोट देने के लिए जाता है, जो महानगरों में बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रहता है। जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन वो छुट्टियां मनाते हैं, उस दिन वो पत्ते खेलते हैं, बैठ करके थोड़ा एंजॉय कर लेते हैं। लेकिन इस देश का जो किसान है, मजदूर है, आदिवासी है, जो पसमानदा है, दलित है, पिछड़ा है, वो वोट देने के लिए लाइन में लगा होता है। असली लोकतंत्र को जिसने वाइब्रेंट बनाया है वो ये समुदाय हैं, गरीब। अब उन गरीबों के उस मजबूरी का फायदा उठा करके ये उसे चंद सिक्कों में उसके जमीर को खरीद लेना चाहते, उसके अधिकार को खरीद लेना चाहते। जरूरत उस जागरूकता को पैदा करने की है कि लोकतंत्र का प्रहरी कौन है, संविधान क्या कहता है, बी द पीपल ऑफ इंडिया। संविधान की ताकत क्या है, भारत के लोग। तो भारत के लोगों को चेतना संपन्न बनाना, उन्हें अधिकार बताना। और अंबेडकर के जो मानने वाले लोग हैं वो तो बराबर कहते थे कि आप संगठित हों, संघर्ष करें। लेकिन यहां समस्या ये है कि संगठित हों जब उन्होंने कहा तो लोगों ने अपने अपने संगठन बना लिए, इसके लिए नहीं कहा। या नेहरू ने जिस डेमोक्रेसी को डेवलप किया, उस डेमोक्रेसी में तो यह भी था कि एक बुजुर्ग महिला नेहरू का कॉलर पकड़ करके पूछती है कि तुम प्रधानमंत्री बन गए, हमको क्या मिला। तब नेहरू का जवाब जो होता है
कि आपको ये मिला माता जी कि आप एक प्रधानमंत्री का कॉलर पकड़ करके पूछ सकती हैं। एक कार्टूनिस्ट अगर नेहरू को गधे के रूप में बनाता है तो नेहरू फोन करके कहते हैं कि आप इस गधे के साथ चाय पीना पसंद करेंगे। आज हिम्मत है किसी में कि नरेंद्र मोदी का कोई कार्टून बना दे? ब्रजभूषण का नहीं बना सकते, छोड़ दीजिए नरेंद्र मोदी को। हमने डेमोक्रेसी को कहां पे लाकर के खड़ा कर दिया है और कैसे लोगों के हाथ में सत्ता दे दी है, ये लोगों को बताने की जरूरत है। जिनके सत्तासीन होने पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, किसान सुरक्षित नहीं है, मजदूरों के पास नौकरियां नहीं है, रोजगार नहीं है, और नौजवान सड़क पर घूम रहा है, उसे धर्म की अफीम चटाई जा रही है, उसका मजाक बनाया जा रहा है उसकी एनर्जी का। वो कब देश के डेवलपमेंट में अपना योगदान देगा, ये बताने की जरूरत है। और ये काम विपक्ष का है। जिस दिन वो ये करेगा, मुझे लगता है कि देश करवट बदल रहा है, लोग समझ रहे हैं इन चीजों को। भारत न्याय यात्रा में अगर ये सवाल उठाए जाते हैं तो राजीव जी आप देखिएगा एक बड़ा परिवर्तन आपको दिखाई देगा पिछले 3-4 महीने के भीतर। और मोदी जी हिले हुए हैं। जो गोदी मीडिया पर चल रहा है ना कि सब कुछ बल्ले 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 बल्ले, नहीं है। मालूम है मोदी जी को कि क्या महाराष्ट्र में क्या स्थिति है, बिहार में कहां पे हैं हम, बंगाल में तो मिल नहीं रहे प्रत्याशी, वहां पे बीजेपी के प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। वो ढूंढ रहे हैं कि कोई वहां सेलिब्रिटी मिले, कोई वहां आईएएस अधिकारी मिले पुराना, क्योंकि लोग टिकट लेकर के चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात तो ये हैं, लेकिन गोदी मीडिया पर चल रहा है कि साहब इंडिया अलायंस तो बिखर गया है और अब केवल मोदी जी हैं। तो ये भारत तंत्र में जो तब्दील हुआ है मीडिया, उसने तो रसातल को पहुंचा दिया है लोकतंत्र को। और ये जरूरत हम सबकी है, विपक्ष की है, कि कैसे हम लोकतंत्र को बचाएं, कैसे संविधान की रक्षा करें और कैसे नागरिकता बोध को जिंदा रखें, उसकी चेतना को कैसे पैदा करें। जी राजीव जी, बिल्कुल। चेतना को कैसे, नागरिकता बोध को कैसे जिंदा रखा जाए, चेतना कैसे पैदा की जाए, और सबसे बड़ी बात कि इस लोकतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए। और लोकतंत्र की मजबूती स्वच्छ निष्पक्ष चुनाव से भी होती है। और चुनाव क्या निष्पक्ष होने जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। और ये इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है कि लोग तुरंत जैसे ही चुनाव की बात आती है ईवीएम की तरफ देखने लगते हैं। क्या 2024 में ईवीएम का मसला सुलझ जाएगा? एक सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लोकतंत्र की कमजोरी को कैसे दुरुस्त किया जाए? जल्दी जल्दी अब हम 2 साथियों के बीच आना चाहता हूं। पहले राहुल लाल जी आपके पास और फिर प्रमोद अग्रवाल जी आपके पास। जल्दी से 2-2 मिनट में प्लीज अपनी बात रखिए। राहुल लाल जी। देखिए, अगर लोगों को इस पूरे मामले को लेकर अपने वोट देने के अधिकार और ईवीएम के पारदर्शिता के मामले को उठाना ही पड़ेगा। नहीं तो देखिए, आज तो प्रधानमंत्री ने बड़े डंके के चोट पे अपनी मन की बात वो कर दिया। उन्होंने मन की बात में उन्होंने बड़ी रेखांकित कर दिया कि 108वीं मन की बात है। क्योंकि धर्म हमारे निजी आस्था का विषय है, लोगों को समझना पड़ेगा कि वो आपके निजी आस्था का विषय है। लेकिन प्रधानमंत्री अगर जो है कि वो धर्मगुरु बनने की तरफ जो अग्रसर हो जा रहे हैं, वो तो ये एक बड़ी विकट परिस्थिति है लोकतंत्र के लिए। और इस स्थिति में हमें जानना पड़ेगा। और देखिए, मैं कह रहा हूं कि ईवीएम में समस्या में क्या है, मतलब कोई बहुत ज्यादा पेचीदगी नहीं है। मैं सहमत हूं प्रशांत टंडन जी की बात से। और गुजरात के मामले में जो गुजरात के पिछले लोक विधानसभा चुनाव के दरमियान में जब ये मामला जोरदार ढंग से उठा था, तब तमाम लोगों ने यही मांग किया था उस समय कि आप वीवीपैट की पर्चियों की भी गिनती करा दीजिए। तो वीवीपैट के ऊपर अगर मान लीजिए ईवीएम मशीन अपने में पर्याप्त है, तो वीवीपैट का पूरा तामझाम क्यों किया जा रहा है? उसमें भी इलेक्शन कमीशन का जो तर्क था कोर्ट में, बड़ा वो हास्यास्पद तर्क था कि उससे गिनती में बहुत समय लगेगा। भाई आप निकालिए ना 10 दिनों में रिजल्ट। कौन कह रहा है कि लोकसभा का चुनाव, अगर इलेक्शन प्रोसेस में आप चुनाव कराते हैं, कितने कितने चरण में आप चुनाव कराते हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव हम लोगों ने देखे कितने चरण में हो रहे थे राजीव जी। अब पश्चिम बंगाल के चुनाव भी हम लोगों ने देखा कितने चरण में हो रहे थे। तो चुनाव बहुत चरण में हो सकते थे। तो मतगणना के दिन भी हम लोग इंतजार कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है कि हमें मतगणना कुछ घंटों में ही हम बैठे सुबह 8 बजे से 12-1 बजे 2 बजे हम जान जाए कि सरकार किसकी बन गई है। 5-6 दिन लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, तो भी तैयार है उसके लिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार है। एक निर्णय लेने की जरूरत है कि वो वीवीपैट के पर्ची और ईवीएम मशीन, उसका कुल का कुल 100% मिलान हो जाए। समस्या का समाधान बहुत हद तक तो इसी में हो जाएगा। पर्ची और मिलान नहीं होगा तो आप वहीं पर पकड़ लिए जाएंगे। तो ये एक आश्चर्यजनक स्थिति कि इस प्रारंभिक छोटे से मांग के लिए भी
अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तैयार नहीं होती है, केंद्र सरकार तैयार नहीं होती है, तो फिर जनता तो सवाल पूछेगी। और ऐसे स्थिति में अगर देश में ईवीएम की तरफ सवाल पूछे जा रहे हैं तो वो सवाल जरूर पूछना होगा, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। और पारदर्शिता कहीं ना हो तो उसमें संदेह व्यक्त करना ही हम लोगों को जो है कि वो दर्शन में जो पढ़ाया जाता है, कांट जो एक प्रमुख दार्शनिक थे वो यही बताते थे कि प्रथम दृष्टि आपको संदेह करना चाहिए। तो आप संदेह के घेरे में आ रहे हैं और संदेह के पर्याप्त कारण दिख रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे। राजीव जी, सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल ईवीएम पे भी पूछे जा रहे हैं। प्रमोद अग्रवाल जी, क्या कुछ कहेंगे आप? क्लोजिंग कमेंट। मैं तो यूपी से बाहर आने को तैयार नहीं हूं राजीव जी। मैं तो 27 महीने पहले गृह मंत्री जी का बयान याद कर रहा हूं, जिसमें उन्होंने कहा था कि 12 बजे रात को भी यूपी में लड़कियां गहने पहनकर घूम सकती हैं। और 7 महीने पहले एक बयान दिया गया था मुख्यमंत्री द्वारा कि अगर आप लड़की से बदतमीजी करोगे तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेंगे। और इन तीनों को अब क्या मिलते हैं ये देखना चाहता हूं क्योंकि यूपी में मैंने जहां तक देखा है कि जितने भी बुलडोजर चले हैं वो या तो दलित के घर पर चलते हैं या मुसलमान के घर पर चलते हैं। और यहां पर भी अपराधी ब्राह्मण और ऊंची जात के लोग हैं। और हर जगह इनके प्रवक्ता जो जाते हैं चैनलों पर वो भी ऊंची जात के लोग हैं। मुसलमान और दलित का पक्ष लेने वाला कोई नहीं जाता। इसलिए मैं मानता हूं कि जो जातिगत जनगणना वाला मामला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी भी है। ईवीएम के सुधार के साथ साथ उन जातियों को भी यह समझाया जाना चाहिए कि आपका पक्ष रखने के लिए कोई नहीं जाता, आपका पक्ष लेने के लिए कोई नहीं रहता। आपको अपना पक्ष खुद रखना है, अपनी चक्की को इतना महीन पीसना है कि चलती तो रहे, दिखे ना, लेकिन रिजल्ट जो है वो बहुत महीना है। इसलिए मैं मानता हूं कि ईवीएम के खिलाफ अब क्रांति की जरूरत है। अब आप लोकतांत्रिक ढंग से इस मामले को हल नहीं कर सकते, क्योंकि कोई मानने को ही तैयार नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं तो जेब में है, कोई सुन नहीं रहा। तो आप क्या करेंगे? आप सड़कों पर आ जाइए। सड़कों पर आए बगैर अगर आप चाहेंगे कि इसको आप स्थापित कर लेंगे, मुझे नहीं लगता। आपको विद्रोह करना पड़ेगा, इसको उसी ढंग से समझाना पड़ेगा जैसा ढंग से वो आपको समझाना चाह रहे हैं, तभी इसका हल निकलेगा, नहीं तो कोई हल नहीं निकल सकता। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। चुनाव ट्रांसपेरेंट हो, पारदर्शी तरीके से हो चुनाव, और इसकी ज्यादा जरूरत है। अगर चुनाव पारदर्शी होगा तो फिर लोकतंत्र मजबूत होगा, वरना चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, इंडिया हो या एनडीए हो, सब अपने अपने हिसाब से चुनाव करवाते रहेंगे और जनता जो है उस चक्की में, जो महीन चक्की की बात कर रहे हैं प्रमोद अग्रवाल जी, उस चक्की में जनता पीसती रहेगी। तो ये सोचना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और वो अगर किसी की गिरफ्त में है, न्यायपालिका किसी की गिरफ्त में है, तो ये इस देश के लोकतंत्र के लिए इससे दुर्भाग्यजनक और कुछ नहीं हो सकता। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं प्रमोद अग्रवाल जी आपका, राहुल लाल जी आपका, अनिल सिन्हा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रोफेसर रविकांत जी, डॉक्टर दीपक पाचपोर जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, और साथ में जुड़े थे हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों, आप सबका भी। नया साल आप लोगों के लिए शुभ घड़ी लेकर आए और जो आप चाहते हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो नए साल में। 2024 बहुत बड़ा साल है, लेकिन 2023 भी बहुत बुरा नहीं था।